चलिए हम लोग ना आज जो पढ़ेंगे वो एक्सक्लूसिवली एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। पढ़ते वक्त हम जैसे कि आपको हमेशा बोले, पढ़ते वक्त आपको सोचना नहीं है कि आप क्या पढ़ रहे हो, क्या आएगा एग्ज़ाम में, क्या नहीं आएगा। बट आज के दिन हम लोग वही पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये क्लास आप जो कर रहे हो ये आपको बहुत भयंकर बेनिफिशियल होने वाला है। आपके पेपर का हर एक सम्स आपसे सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको अब एकदम इम्पॉर्टेंट चीज़ का डिस्कशन करते हुए पूरा पढ़ाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं पूरा का पूरा 5 हेड्स डिस्कस करूँगा और ट्राई करूँगा मिनिमम टाइम रखने का 2 से 2.5 घंटा, ठीक है। कोई भी टॉपिक में अगर आपको दिक्कत होगा आप मेरे को बोलेंगे वेट, तब मैं फिर उसको डिस्कस करूँगा और ऐसे मैं कंटिन्यू करते जाऊँगा, ठीक है। एकदम शांति दिमाग से, जो मैं बार बार बता रहा हूँ, इसको मैं आप ये कर लिए ना, मतलब आपका पेपर में अच्छा खासा कवरेज हो चुका है, ठीक है। भयंकर डिस्कशन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। सबसे पहले जो मैं डिस्कशन शुरू करूँगा वो कौन से हेड से करूँगा बताइए? सैलरी हेड से। एक्चुअल में सैलरी पढ़ते वक्त उतना जितना टफ नहीं है, लेकिन याद करने को बहुत कुछ है, ठीक है। तो हम एकदम एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको बताते हैं आपको क्या क्या याद करना है। सबसे पहले आपको बस ये याद रखना है कि सैलरी का चार्जिंग जो सेक्शन है वो कौन सा सेक्शन है बताओ? सेक्शन 15। सैलरी का चार्जिंग सेक्शन कितना? सेक्शन 15। हमेशा याद रखिएगा जो हमारा सैलरी होगा वो टैक्सेबल होता है ड्यू बेसिस पे या पेड बेसिस पे, विच एवर इज अर्लियर। आइदर वो ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल होगा या फिर पेड बेसिस पे टैक्सेबल होगा, विच एवर इज अर्लियर। आपको और इस चीज से कुछ याद नहीं रखना। तो अभी तक आपको सिर्फ 2 चीज याद करने बोला हूँ इस पेज से। नंबर 1, सेक्शन क्या है सैलरी का? 15, और ये टैक्सेबल कब होता है? ऑन ड्यू बेसिस और पेड बेसिस, विच एवर इज अर्लियर। जब मैं वर्ड यूज करता हूं सैलरी, तो आपके दिमाग में आएगा ना सैलरी के अंदर क्या क्या आता है? सैलरी के अंदर क्या आता है बताइए? बेसिक सैलरी, डीए, बोनस, एडवांस सैलरी, एरियर ऑफ सैलरी, और बताइए और कुछ? कमीशन, लीव सैलरी। आर वी थ्रू विद दिस? बेसिक सैलरी, डीए, बोनस, एडवांस, एरियर, कमीशन, लीव सैलरी। ये अगर आपको मिलेगा तो आप इसको क्या कर देंगे? फुल्ली टैक्सेबल कर देंगे। बोलने का मतलब है जितना पैसा मिल रहा है सामने वाले से उतना ही क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। अब बहुत जन ईयर और मंथ में बहुत कंफ्यूज्ड रहते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, आप देखना कि एक एसएससी के पास कब से पैसा आना स्टार्ट हुआ है, कौन से महीना से, या फिर किस महीना से उसको बेनिफिट मिलना स्टार्ट हुआ है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, होता है ना कि क्या बोलते हैं कि ये कौन सा पोर्शन से आएगा, वो किस पोर्शन से आएगा, ऐसा कौन सा पोर्शन से आएगा, ऐसे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मंथ में कंफ्यूज होते हैं। तो मैं एकदम क्लियर कट बता रहा हूँ, आपको उतना कंफ्यूज होना ही नहीं है। आपका एसएससी है, एसएससी क्या? एसएससी मतलब जिसका आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे, उसको कब से बेनिफिट मिलना स्टार्ट हुआ है वो मंथ से आप टैक्सेबल कर देंगे। मान लीजिए हम लोगों को तो पूरा साल का फॉलो करना है। दिसंबर में अगर आपका एग्जाम है तो आपका प्रीवियस ईयर क्या हुआ? 22-23 हुआ। और अगर आपका एग्जाम जून 24 में है तो आपका प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा? 23-24 हो जाएगा। इसमें तो कोई फर्दर डिस्कशन का टेंशन नहीं है। लेकिन डिस्कशन क्या है कि बेनिफिट एट द एंड हम लोग नॉर्मली काउंट करते हैं कितना मंथ्स बताओ? 12 मंथ्स। लेकिन अगर बेनिफिट उससे कम मिल रहा है तो घटा दीजिएगा। मान लीजिए बेनिफिट मिलना स्टार्ट हुआ है आपका जून से, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 10 महीना का टैक्सेबल करिएगा। जरूरी नहीं इंटू 12 ये हो हमेशा, लेकिन जो भी पैसा मिलेगा वो क्या होगा बोलो? फुल्ली टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट पेज में आ जाइए। नेक्स्ट पेज में हम लोग बात किए थे किसका बताओ? अलाउंसेस के बारे में। अब अलाउंसेस में डैश लोग की तरह पढ़ने का जरूरत नहीं है, एकदम सीधा बात मैंने बता दिया था। अलाउंसेस 2 तरह का होता है, एक होता है ऑफिशियल अलाउंसेस और एक होता है पर्सनल अलाउंसेस। जो भी आपका ऑफिशियल अलाउंसेस रहेगा ना, जो भी आपका ऑफिशियल अलाउंसेस रहेगा उसका मैंने एक सिंपल सा मेथड आपको दिया याद करने के लिए। डाटचू, DATCHU। गाली नहीं समझना सेकेंड वाले में, डाटचू। अब ये देखो, डी फॉर क्या है? डेली अलाउंसेस,
ए फॉर क्या है, एकेडमिक अलावेंसेस, टी फॉर क्या है, ट्रैवलिंग अलावेंसेस, सी फॉर क्या है, कन्वेंस अलावेंसेस, एच फॉर क्या है, हेल्पर अलावेंसेस, यू फॉर क्या है, यूनिफॉर्म अलावेंसेस। देखना अगर पेपर में इस 6 में से कोई भी अलावेंसेस दिखा हुआ रहेगा, ऐसे दे रहेगा कन्वेंस अलावेंसेस 600 रुपया पर मंथ मिल रहा है और पूरा का पूरा ऑफिशियल ड्यूटी में यूज हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, 600 को पूरी तरह से एग्जेम्प्ट कर देंगे। अगर ये अलावेंसेस आपको मिल रहा है और ये अलावेंसेस को आप ऑफिशियल ड्यूटी के लिए यूज कर रहे हो, तो आप पूरी तरह से इसको क्या कर दोगे, बताओ क्या कर दोगे, एग्जेम्प्ट कर दोगे, यानी कि नथिंग इज टैक्सेबल। तो भैया इसमें टैक्सेबल क्या होता है, इस मनी को अगर आप क्या करोगे बताओ, सेव। इफ यू सेव दिस मनी इट विल बी टैक्सेबल, यानी कि सेविंग इज टैक्सेबल। मान लीजिए आपको अलावेंसेस 1200 मिल रहा है, उसमें से 800 आप खर्च किए ऑफिस ड्यूटी के लिए, सेव कितना किए 400, तो टैक्सेबल कितना होगा 400। आर वी थ्रू विद दिस, इफ यू सेव मनी वी विल पे टैक्स, डन है। तो ये अलावेंसेज होता है, अलावेंसेज का शॉर्ट फॉर्म बता दीजिए, ढांचू, मतलब ऑफिशियल अलावेंसेज का शॉर्ट फॉर्म क्या है, ढांचू। डी फॉर डेली अलावेंसेज, ए फॉर एकेडमिक अलावेंसेज, टी फॉर ट्रैवलिंग अलावेंसेज, सी फॉर कन्वेंस अलावेंसेज, एच फॉर हेल्पर अलावेंसेज एंड यू फॉर यूनिफॉर्म अलावेंसेज। ये अलावेंसेज दिखते ही ऑफिशियल समझ लीजिएगा, बोलेगा नहीं ये ऑफिशियल है, समझना पड़ेगा ये ऑफिशियल है। और ऑफिशियल अलावेंसेज जब भी मिले फुल्ली तरह से टैक्स फ्री अनलेस एंड अनटिल इट हैज बीन सेव्ड, डन है। फिर होता है पर्सनल अलावेंसेस। पर्सनल अलावेंसेस में सबसे पहला आता है चिल्ड्रन एडुकेशन अलावेंसेस। चिल्ड्रन एडुकेशन अलावेंसेस मतलब क्या, चिल्ड्रन एडुकेशन मतलब बच्चों को पढ़ाने का पैसा मिल रहा है। परक्विजिट से कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत जन अलावेंसेस और परक्विजिट्स में कंफ्यूज रहता है। अलावेंसेस एक ऐसा चीज है जो आपको मॉनिटरी में मिलता है, आपका इंप्लॉयर आपको पैसा देता है वो काम करने के लिए, बच्चों को पढ़ाने का पैसा दे रहे हैं, तो ये वो चिल्ड्रन एडुकेशन अलावेंसेस, बच्चों को पढ़ा रहे, सारा खर्चा हम डायरेक्ट दे रहे हैं, इंप्लॉय के हाथ में कुछ पैसा नहीं जा रहा है, तो ये क्या हो जाता है, परक्विजिट्स हो जाता है। तो चिल्ड्रन एडुकेशन अलावेंसेस मैक्सिमम कितना एग्जेम्पशन रहेगा बताइए, 100 रुपया पर मंथ पर चाइल्ड। कितना बच्चा का, 2 बच्चा का। मान लीजिए हमको अलावेंसेस मिल रहा है 80 रुपया पर मंथ, तो एग्जाम कितना हो जाएगा, पूरा 80 रुपया। 90 रुपया मिल रहा है तो कितना एग्जाम्प्ट हो जाएगा, 90 रुपया। 100 रुपया मिल रहा है तो कितना एग्जाम्प्ट हो जाएगा, 100 रुपया। 120 रुपया मिल रहा है तो कितना एग्जाम्प्ट होगा, 100 रुपया, 20 रुपया टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। 120 रुपया करके 3 बच्चों का मिल रहा है, तो 20 रुपया टैक्सेबल, 20 रुपया टैक्सेबल, 120 रुपया टैक्सेबल, यानी कि 3 बच्चा है उसमें से सिर्फ 2 ही जन का एग्जेम्पशन मिलेगा 100 का, थर्ड वाले का पूरा टैक्सेबल कर देंगे, याद रखिएगा ये। उसी तरह हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलावेंसेस, बच्चा हॉस्टल में रह रहा है, उसका भी खर्चा इंप्लॉयर उठा रहा है, मतलब पैसा दे रहा है एम्प्लॉय को, उसके लिए एग्जेम्पशन मैक्सिमम कितना मिलेगा आपको, 300 रुपया। उसके नीचे तो पूरा एग्जाम, 300 के ऊपर 300 तक एग्जाम। मान लो 350 रुपया मिल रहा है तो कितना टैक्सेबल करोगे, 50 रुपया। 600 मिल रहा है तो कितना टैक्सेबल करोगे, 300। 800 मिल रहा है तो कितना टैक्सेबल करोगे, 500 पर बच्चा। ये 300 रुपया पर मंथ पर बच्चा, यहां पे भी मैक्सिमम कितना बच्चा, 2 बच्चा, डन है। नेक्स्ट क्या बताओ, ट्रांसपोर्ट अलावेंसेस। नेक्स्ट क्या है, ट्रांसपोर्ट अलावेंसेस। ट्रांसपोर्ट अलावेंसेस का अगर ट्रांसपोर्ट अलावेंसेस यहाँ पे क्या है, ये ट्रांसपोर्ट अलावेंसेस इंप्लॉय को मिलता है अपने घर से ड्यूटी के जगह जाने के लिए और ड्यूटी से घर आने के लिए। वंस मोर, अपने घर से ड्यूटी में जाने के लिए और ड्यूटी से घर में आने के लिए जो खर्चा मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट अलावेंसेस। ये जो ट्रांसपोर्ट अलावेंसेस होता है, जितना आपको रुपया मिल रहा है उतना फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा अगर आप हैंडीकैप्ड और ब्लाइंड नहीं है। और बाई चांस आप हैंडीकैप्ड और ब्लाइंड निकले तो उसमें से कितना रुपया एग्जेम्प्ट हो जाएगा बताओ, 3200 रुपया पर मंथ क्या मान लिया जाएगा, एग्जेम्प्ट माना जाएगा। याद रखिएगा ये एग्जेम्पशन सिर्फ और सिर्फ किसको मिलेगा, ब्लाइंड और हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय को। अगर आपका एम्प्लॉय ब्लाइंड और हैंडीकैप्ड नहीं है तो 1 रुपया का भी अलावेंसेस का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, वो फुल्ली टैक्सेबल होगा, डन है। अच्छा, क्या जो अलावेंसेस मिलता है ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय को, देखिए ट्रांसपोर्ट अलावेंसेस और ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय में फर्क होता है। ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय मतलब एक ऐसा एम्प्लॉय जो ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में काम करता है, उसको हम लोग ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय मिलता है। मान लो मेरा ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस है, मेरा ड्राइवर मेरा क्या रहेगा, ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय रहेगा। ट्रक ड्राइवर क्या रहा मेरे लिए, ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय। उसको वो बेचारा घर बार छोड़ के माल इधर से उधर करता रहता है, एक्स्ट्रा पैसा उसको दे रहे, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्ट अलावेंसेस टू ट्रांसपोर्ट अलावेंस, ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट अलावेंसेस ड्यूटी से रेसिडेंस, ये ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय को मिलने वाला अलावेंसेस है। ये एग्जेम्प्ट कितना होगा, एग्जेम्प्ट मतलब एग्जेम्प्ट जब वर्ड यूज हो रहा है ना तो बोलने का मतलब जितना पैसा मिल रहा है उस पैसा में से कुछ टैक्सेबल है और कुछ टैक्सेबल नहीं है। जब हम यहाँ पे लिख दिए फुल्ली टैक्सेबल मतलब नथिंग इज एग्जेम्प्ट, जितना मिलेगा उतना पे टैक्स कैलकुलेट होगा। और जब हम एग्जेम्प्ट बोले मतलब जितना मिल रहा है कुछ टैक्सेबल होगा और कुछ एग्जेम्प्ट होगा। तो अगर ऐसा कोई एम्प्लॉय हो तो 70% ऑफ सच अलावेंसेस, 70% ऑफ सच अलावेंसेस, 70% ऑफ सच अलावेंसेस मतलब जितना अलावेंसेस मिल रहा है उसका 70% और 10,000 पर मंथ, विच एवर इज लेस।
उतना क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा उस बंदे को डेली अलावेंसेस ना मिले, उस बंदे को डेली अलावेंसेस ना मिले। डेली अलावेंसेस मतलब क्या होगा, ऑफिशियल अलावेंसेस वो ना मिल रहा हो। डन है। ये वाले अलावेंसेस को एग्जाम पर्पस के लिए आप पूरी तरह से इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। नहीं पढ़ना है अपने जीवन में इतना तकलीफ देके, ठीक है, फाड़ दो पूरा एकदम, ठीक है। अभी जो मैं एकदम शॉर्टकट कर दूंगा ना तो उससे तुम फटाफट रिवाइज हेल्पफुल हो रहा है तो प्रॉपर ना। नेक्स्ट आ रहा है, बोलो हाउस रेंट अलावेंसेस। इसको आपको थोड़ा स्टार मार्क कर देना है। स्टार मार्क इसलिए कर देना है क्योंकि ये अलावेंसेस पे ट्रीटमेंट आ सकता है। अब देखो पहला बात समझो, हाउस रेंट अलावेंसेस क्या होता है। हाउस रेंट अलावेंसेस एक ऐसा अलावेंसेस है जो इंप्लॉयर इंप्लॉई को देता है, पैसा देता है कि वो घर लेके रहे। समझ रहे हम क्या बोले, एक एक्स्ट्रा पैसा, सैलरी तो दे रहा है, एक ऐसा पैसा जो वो उसको दे रहा है, किस लिए बोलो, घर रह के रहने के लिए। याद रखना घर नहीं दे रहा, क्या दे रहा है, पैसा, ताकि वो हाउस रेंट पे लेके रहे, ठीक है। तो लॉ बोलता है जितना भी तुमको पैसा मिल रहा है, हाउस रेंट अलाउंस जितना भी मिल रहा है, फुल्ली टैक्सेबल नहीं होगा, कुछ टैक्सेबल होगा, कुछ एग्जेम्प्ट होगा। यानी कि हाउस रेंट अलाउंसेज एक तरह से क्या है, पार्टली टैक्सेबल एंड पार्टली एग्जेम्प्ट, पार्टली टैक्सेबल एंड पार्टली एग्जेम्प्ट। पार्टली टैक्सेबल और पार्टली एग्जेम्प्ट है, मतलब जितना रुपया मिल रहा है, मान लो 50 रुपया मिल रहा है, 50 रुपये में कुछ टैक्सेबल होगा, कुछ रुपए एग्जेम्प्ट होगा। सो सर एग्जेम्पशन कैसे निकालेंगे, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अलाउंसेज में आप एग्जेम्पशन अमाउंट निकालने बैठे हैं, यहाँ पे आप क्या निकालने बैठा है बताइए, एग्जेम्पशन अमाउंट। तो एग्जेम्पशन कैसे निकालेंगे, एग्जेम्पशन कैसे निकालेंगे, देखिए नंबर 1 अलाउंसेज कितना रिसीव हो रहा है वो लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, जितना पैसा मिल रहा है वो लिखेंगे। दूसरा रेंट पेड लेस कर देंगे 10% ऑफ सैलरी से। रेंट पेड क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, रेंट पेड क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, रेंट पेड लेंगे उसको माइनस कर देंगे किससे, 10% ऑफ सैलरी से। तो आप मेरे से पूछेंगे ना भैया ये जो 10% ऑफ सैलरी है, ये सैलरी के अंदर क्या क्या लेंगे, सैलरी के अंदर क्या लेंगे जिसका 10% करेंगे। हम बोले ये सैलरी के अंदर तुम लेना बेसिक सैलरी, क्या लेना बताना, बेसिक सैलरी। इस पे तुम प्लस कर देना डीए, डीए मतलब डियरनेस अलाउंसेस। लेकिन ध्यान रखना पूरा डीए नहीं, एक ऐसा डीए लेना जो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट बन रहा हो, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा रहेगा डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, डीए नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। अगर नॉट फॉर्मिंग है तो लेना मत, फॉर्मिंग है तो लेना। भैया एग्जाम में डीए लिख के छोड़ दिया है, देन अजम्पशन ले लेना अज्यूमिंग दैट डीए इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, या फिर अजम्पशन ले लेना डीए अज्यूमिंग डीए इज नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। ये फुल्ली हमारा पावर है एग्जाम्स में, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में दिया रहेगा बेसिक सैलरी डीए प्लस क्या लेना बताओ, कमीशन। ये देखिए ध्यान से, ये जो कमीशन आप लोगे ये वो कमीशन रहना चाहिए जो आपको परसेंटेज पे मिल रहा है ऑन टर्नओवर। ये एक ऐसा कमीशन है जो फिक्स्ड किया गया किस बेसिस पे बताइए, टर्नओवर पे बेसिस पे। अगर आपके एग्जाम में कमीशन लिखा हुआ है 5,000 पर मंथ और कोई टर्नओवर ओवर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वो कमीशन नॉर्मली ग्रॉस सैलरी में तो फुल्ली टैक्सेबल होगा, बट हाउस रेंट अलाउंसेस निकालने के लिए उसका कोई भी तरह का ट्रीटमेंट नहीं होगा। डन है, मतलब ये कमीशन उसमें ऐड नहीं होगा। डन है। तो भैया एग्जेम्पशन कैसे निकालेंगे, हम बोले एग्जेम्पशन निकालने के लिए सबसे पहले आप लेंगे अलाउंसेस एक्चुअली रिसीव्ड। अलाउंसेस कितना रिसीव कर रहे, क्वेश्चन में दिया रहेगा रेंट पेड। भैया कितना मंथ का लेना, बहुत बच्चा लोग को मंथ ईयर साल लेके बहुत कंफ्यूजन रहता है। हम क्लियर बात बता रहे हैं, ये पूरा डिपेंड करता है कि आप कितना महीना के पैसा का एग्जेम्पशन निकाल रहे हैं। मान लीजिए आप 3 महीना का पैसा का एग्जेम्पशन निकाले तो सब कुछ कितना महीना में लेंगे, 3 महीना में। मान लीजिए आप 8 महीना का एग्जेम्पशन निकाले तो कितना में लेंगे, 8 महीना। याद रखिएगा सब कुछ उसी तरह से होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इसको ले लिए 12 महीना का, इसका दिखा रहे 2 महीना, इसका दिखा रहे 1 महीना, तो पूरा पागल है तुम लोग। तो ऐसा नहीं चलेगा, दिखाना तो सबका पड़ेगा पूरा जैसा है वो, ठीक है। जैसा भी निकाल रहे हो अलाउंसेस एक्चुअली रिसीव, फिर क्या बोलो, रेंट पेड लेस करोगे किससे, 10% ऑफ सैलरी। यहां सैलरी में क्या आया बोलो, बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस कमीशन। डीए कौन सा वाला, रिटायरमेंट बेनिफिट, कमीशन कौन वाला, फिक्स परसेंट ऑन टर्नओवर। थर्ड बोल रहा है 50% ऑफ सैलरी ले लो या फिर 40% ऑफ सैलरी ले लो। 50% ऑफ सैलरी तब ले लेना अगर तुम्हारा घर कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली और मुंबई में रेंट लेके है, और 40% ऑफ सैलरी तब ले लेना अगर तुम्हारा घर अदर सिटीज पे है। डन है क्या, अच्छी तरह से क्लियर हुआ। यानी कि कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई में कितना परसेंट ले लेना, 50%। उसको छोड़ के कोई भी शहर हो तो कितना ले लेना, 40%। इस तीनों में से जो अमाउंट आप लेस, अच्छा यहाँ पे भी 15% ऑफ सैलरी, क्या वही सेम सैलरी, बेसिक सैलरी डीए रिटायरमेंट बेनिफिट वाला प्लस कमीशन, ठीक है। ये तीनों करते जो सबसे लोअर आएगा वो उतना क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा।
मार्क माई वर्ड, उतना क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एग्जेम्प्ट हो जाएगा मतलब उतना पे टैक्स नहीं लगेगा। मिलने वाला पैसा पे एग्जेम्पशन को माइनस करना, जो बचा उसको टैक्सेबल करना। वंस मोर, मिलने वाले पैसा में एग्जेम्पशन जो लोअर है उसको माइनस करना, जो बचा वो टैक्सेबल कर देना। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने अभी डिस्कस किया वो वही लिखा है। उसके बाद क्या बोल रहा है, कब एम्प्लॉई को एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, यानी कि एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा यानी कि वो क्या होगा, बोलो टैक्सेबल होगा। जब हम बोल रहे हैं एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा तो यानी कि वो क्या होगा, बताओ, टैक्सेबल होगा। जब हम बोल रहे हैं कि उसको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा तो वो क्या होगा, बोलो टैक्सेबल होगा। तो कब एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, एसएससी को अलाउंसेस मिल रहा है लेकिन रह रहा है वो किसके घर में, अपने घर में, तो भूल जाओ अलाउंसेस, पूरा टैक्सेबल कर देंगे। मान लो 8 महीना से अलाउंसेस मिल रहा है और अभी तक कहीं रेंट वेंट दे नहीं रहा है, तो पूरा 8 महीना का हाउस रेंट अलाउंसेस क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। आर वी थ्रू विद दिस। नंबर 2 बोलता है अगर वो ऐसे जगह रह रहा है जहां पे उसको रेंट या कुछ भी खर्चा देना पड़ता नहीं है, ऐसा जगह भी रहना जहां पे रेंट खर्चा ये सब कुछ नहीं देना पड़ता, फिर भी अलाउंसेस ले रहा है, तो वो अलाउंसेस फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, उसको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। थर्ड क्या बोलता है कि अगर जो रेंट पेड है वो लेस देन क्या है, 10% ऑफ सैलरी, जो रेंट पे वो कर रहा है वो रेंट पे इतना कम है कि 10% ऑफ सैलरी से भी कम क्या है, रेंट पेड है, तो आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। आर वी थ्रू विद दिस, श्योर है? तो ये आपका हाउस रेंट अलाउंसेस क्लियर हुआ, डन। ठीक है, तुम ही लोग भी तो लक्ष्मी है, आगे कदम रख देना, कुछ सेंटर ग्रोथ हो जाएगा। इधर आ जाओ। नेक्स्ट क्या है, पेंशन। नेक्स्ट क्या बोलो, पेंशन। ये एक तरह का रिटायरमेंट बेनिफिट है। मैं पहले ना कुछ चीज क्लियर कर दूं। देखो, जब हम लोग वर्ड यूज करते हैं ना सैलरी, तो बहुत बच्चा समझ नहीं पाता है सैलरी के अंदर क्या क्या आता है। देखिए, सैलरी एक ऐसा चीज है, आप उसी इनकम को सैलरी हेड में टैक्सेबल करेंगे जो आपको मिलता है इन द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि नौकरी में मिलता है। और वो पैसा देने वाला कौन हो, बताओ, एम्प्लॉयर। हर वो चीज जो पैसा देने वाला एम्प्लॉयर और नौकरी के टर्म्स में मिले, वो सारा इनकम किस में टैक्सेबल हो जाता है, सैलरी हेड में टैक्सेबल हो जाता है। ठीक है, ये जो अलाउंसेस मिलता है, अभी तुम पढ़ रहे हो, ये क्या है बोलो, पेंशन। पेंशन तुमको क्यों मिल रहा है, पेंशन तुमको इसलिए मिल रहा है क्योंकि तुम एक जगह नौकरी किया था, अब तुम रिटायर हो रहा है, तो पेंशन मिलने का पावर शुरू क्यों हुआ, क्योंकि इट इज इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और पेमेंट करने वाला कौन है, एम्प्लॉयर है। इसीलिए कौन सा हेड में ये टैक्सेबल हो रहा है, बताओ, कौन सा हेड में टैक्सेबल हो रहा है, ये सैलरी हेड में टैक्सेबल हो रहा है। तो बेसिकली ये एक तरह का क्या हो गया, बोलो, रिटायरमेंट बेनिफिट्स हो गया। डन है। तो आपसे कोई पूछे सैलरी के अंदर क्या क्या आता है, तो आप बोलेंगे सैलरी इज इक्वल टू सारा बेसिक सैलरी, वो वाला पूरा जो फुल्ली टैक्सेबल है। ठीक है, बेसिक सैलरी, डीए प्लस रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस अलाउंसेस प्लस परक्विजिट्स माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। ये ना सीखे आप लोग शॉर्ट फॉर्म में। अच्छा, नंबर 1 क्या आता, बोलो, पेंशन। पेंशन ध्यान देना, मंथली पेंशन है कि कम्यूटेड पेंशन है। देखिए, मंथली पेंशन को और एक वर्ड में जाना जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं अनकम्यूटेड पेंशन। क्या बोलते हैं बताइए, अनकम्यूटेड पेंशन। अनकम्यूटेड पेंशन को मंथली पेंशन बोलते हैं, और अनकम्यूटेड पेंशन टैक्सेबल होगा हर तरह के एम्प्लॉय के लिए। मंथली पेंशन क्या होगा, बोलो, टैक्सेबल होगा हर तरह के एम्प्लॉय के लिए। अगर आपको कोई पेंशन मंथली मिल रहा है तो वो टैक्सेबल होगा हर तरह के एम्प्लॉय के लिए, चाहे वो एम्प्लॉय गवर्नमेंट हो या फिर नॉन गवर्नमेंट हो। लेकिन अगर आपको कम्यूटेड मिल रहा है, कम्यूटेड पेंशन का मतलब होता है आपको ये मिल रहा है किस फॉर्म में बताइए, लमसम फॉर्म में मिल रहा है। तो अगर एक पेंशन लमसम फॉर्म में मिल रहा है, तो पेंशन जो लमसम फॉर्म में मिल रहा है उसका ट्रीटमेंट रहेगा क्या, बताओ, होली एग्जेम्प्ट, कुछ भी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। अगर वो पेंशन लमसम मिल रहा है, लेकिन ध्यान दो किसको मिल रहा है, गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मंथली पेंशन मिला, फुल्ली टैक्सेबल। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को लमसम पेमेंट मिला तो फुल्ली एग्जेम्प्ट। आर वी थ्रू विद दिस? ओके। अब कम्यूटेड पेंशन मिल रहा है किसको, बोलो तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। किसको मिल रहा है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। तो अगर कोई कम्यूटेड पेंशन नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है तो उसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होता है। देखिए, हम लोग यहाँ पे पैसा जितना मिल रहा है, ध्यान से समझिए, जो कम्यूटेड पेंशन उसको मिल रहा है वो पार्टली टैक्सेबल है और पार्टली एग्जेम्प्ट है। पार्टली टैक्सेबल है और पार्टली क्या है, बोलिए, एग्जेम्प्ट है। अब ये जो पार्टली टैक्सेबल है, पार्टली एग्जेम्प्ट है, इसका बेसिक चीज क्या है, ध्यान से सुनिए। जितना पैसा मिल रहा है कुछ एग्जेम्प्ट होगा और कुछ टैक्सेबल होगा। तो भैया यहाँ पे हम लोग एग्जेम्पशन कैसे निकालेंगे, मिलने वाले पैसा में कुछ एग्जेम्प्ट है कुछ टैक्सेबल है, एग्जेम्पशन निकालेंगे कैसे। एग्जेम्पशन निकालने के लिए ये रूल फॉलो करना है। क्या रूल फॉलो करना है, पेंशन का एग्जेम्पशन निकालने के लिए पहले चेक करेंगे क्या इंसान को ग्रेचुइटी भी मिला है। अगर ग्रेचुइटी भी मिला है तो आप क्या लेंगे,
1/3 लेंगे। 1/3 किसका लेंगे? कम्यूटेड वैल्यू ऑफ फुल पेंशन। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा दिया रहता है 5,000 पर मंथ पेंशन मिल रहा था, फ्यूचर में जाके 70% पेंशन कन्वर्ट हो गया, 70% पेंशन कन्वर्ट हो गया, 70% पेंशन कन्वर्ट होके बंदे को मिल रहा है कितना? 5 लाख। यानी कि ये 5 लाख कितना परसेंट है? तो इस 5 लाख अगर 70% है तो 100% कितना होगा वो निकालना है अपने को, ठीक है। उसी को हम लोग बोलते हैं कम्यूटेड वैल्यू ऑफ फुल पेंशन। 5 लाख अगर, बोलो ना, 5 लाख अगर 70% है तो 100% कैसे निकालते हो बताओ? 5 लाख डिवाइडेड बाई 70 इंटू 100 कितना आता है? क्या निकाली है? ठीक है, कुछ आ रहा होगा, ठीक है। अब जो भी आ रहा है, जो भी आ रहा है उसका 1/3 कर दोगे, जो भी आ रहा है उसका क्या कर दोगे? 1/3। मेरा बात सुनो, लॉजिक इधर सिंपल सा है। अगर आपको ग्रेचुइटी मिल रहा है तो आप लेंगे कितना? 1/3 ऑफ द कम्यूटेड वैल्यू ऑफ फुल पेंशन। कम्यूटेड वैल्यू ऑफ फुल पेंशन, पेंशन को फुल कन्वर्ट करेंगे क्योंकि वो तो 70% का अमाउंट मिल रहा है, उसको फुल कन्वर्ट करेंगे और वो ले लेंगे। डन है क्या अच्छी तरह से? उसी तरह अगर ग्रेचुइटी नहीं मिल रहा है, इफ ग्रेचुइटी इज नॉट रिसीव्ड, देन आपको कितना लेना है? हाफ लेना है। सीधा सा बात है, ग्रेचुइटी मिलेगा तो एग्जाम्पशन कम होगा, ग्रेचुइटी नहीं मिल रहा था तो एग्जाम्पशन ज़्यादा होगा, सीधा बात है। क्लियर हुआ? अब ये जो एग्जाम्पशन अमाउंट निकलेगा, जितना पैसा मिल रहा है तो उसे माइनस कर दीजिएगा, आपका टैक्सेबल आ जाएगा पेंशन। नेक्स्ट आता है ग्रेचुइटी। नेक्स्ट क्या आता है बताइए? ग्रेचुइटी। ग्रेचुइटी का बहुत सिंपल अप्रोच है, आपको चेक करना है ग्रेचुइटी किसको मिल रहा है। ध्यान रखिए, ग्रेचुइटी अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रहा है तो क्या रहेगा? होली एग्जेम्प्ट। ग्रेचुइटी अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगा तो वो क्या रहेगा बताइए? होली एग्जेम्प्ट रहेगा, पूरी तरह से वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अगर वही ग्रेचुइटी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगा, किसको मिलेगा बताइए? नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगा, तो आप चेक करेंगे क्या वो बंदा कवर्ड है ग्रेचुइटी एक्ट में या फिर वो बंदा नॉट कवर्ड है ग्रेचुइटी एक्ट में। क्वेश्चन में लिखा रहेगा कवर्ड, नॉट कवर्ड, कवर्ड, नॉट कवर्ड। अगर लिखा है कवर्ड तो कवर्ड का एग्जाम्पशन निकालेगा, लिखा है नॉट कवर्ड तो नॉट कवर्ड का एग्जाम्पशन निकालेगा। अगर कुछ नहीं लिखा है तो हम लोग क्वेश्चन के मटेरियल में देखेंगे कि क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, जैसा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उस हिसाब से हम लोग उसका निकाल देंगे कि वो कवर्ड है कि नॉट कवर्ड है, ठीक है। अब सपोज करो अगर कोई बंदा कवर्ड है ग्रेचुइटी एक्ट में और उसको ग्रेचुइटी मिलता है तो ग्रेचुइटी अमाउंट पार्टली टैक्सेबल होता है और पार्टली एग्जेम्प्ट होता है। इट इज बेसिकली व्हाट? पार्टली टैक्सेबल एंड पार्टली एग्जेम्प्ट है। ये पार्टली टैक्सेबल है और पार्टली एग्जेम्प्ट है। तो पार्टली टैक्सेबल है, पार्टली एग्जेम्प्ट है, तो क्या करना है? इस लिस्ट निकालना है। क्या निकालना है? लिस्ट। इसका लिस्ट अमाउंट एग्जेम्प्ट रहेगा और लिस्ट अमाउंट टैक्सेबल रहेगा, सॉरी लिस्ट अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो लिस्ट कैसे निकलेगा? बहुत सिंपल है, अमाउंट कितना मिल रहा है, स्टैट्यूटरी लिमिट कितना है 20 लाख का, फिर क्या करना है? थर्ड 15/26 इंटू करना है सैलरी, फिर इंटू करना है कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स। बोलने का मतलब है ये मंथली में आ जाता है। जब यहाँ पे लिखा है 15/26 यानी कि आपको यहाँ पे किसका ट्रीटमेंट करना है? मंथली ट्रीटमेंट पे करना है, ठीक है। इनटू क्या? सैलरी। ये सैलरी भी आप किस बेसिस पे लेंगे? मंथली सैलरी लेंगे। अब यहाँ पे सैलरी का मतलब क्या है? जैसे एचआरए में सैलरी का मतलब था बेसिक सैलरी, डीए रिटायरमेंट बेनिफिट वाला और कमीशन फिक्स परसेंट और टर्नओवर। यहाँ पे सैलरी का मतलब है जो लास्ट ड्रॉन बेसिक है और डीए। डीए रिटायरमेंट बेनिफिट वाला नहीं, पूरा डीए। डीए मतलब डीए। उन लोग को प्लस करके यहाँ लिखोगे, लेकिन ये जो लोग है वो किस बेसिस पे लोगे? मंथली बेसिस पे लोगे। इनटू कर दोगे कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज, मतलब बंदा कितना साल काम किया है, रिटायर होने से पहले वो कितना साल काम किया है। मान लो क्वेश्चन में लिखा है वो काम किया है 30 साल 5 महीना, 30 साल 5 महीना, तो ग्रेचुइटी एक्ट में अगर वो कवर्ड है तो इसको कितना साल मानोगे? 30 साल मानोगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कंप्लीटेड ईयर लेना, या पार्ट अगर एक्सेस है तो उसको कंप्लीट कर देना। यानी कि मान लो 30 साल 8 महीना दिया हुआ है तो आप इसको कितना मानोगे? 31 ईयर। कितना मानोगे बताओ? 31 ईयर। आर वी थ्रू विद दिस? क्रिस्टल क्लियर एकदम। नेक्स्ट, हाँ वो भी समझा दे रहे, पूरा ग्रेडिंग समझा देंगे। अब इधर देखिए, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब मान लीजिए एम्प्लॉय नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी एक्ट है,
एम्प्लॉय नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी एक्ट है। अगर कोई क्वेश्चन में ऐसा आया है कि एम्प्लॉय नॉट कवर्ड है अंडर ग्रेचुइटी एक्ट में, तो उस समय आप क्या करेंगे, इसमें से जो सबसे लीस्ट होगा वो एग्जेम्प्ट करेंगे नॉट कवर्ड में। तो पहला दो तो सेम है, थर्ड वाले में फर्क है। थर्ड वाले में क्या फर्क है, यहाँ पे 15/30 लेंगे, इनटू क्या लेंगे, एवरेज सैलरी। बहुत बच्चा ये एवरेज सैलरी समझ नहीं पाता है। ये एवरेज सैलरी भी एक तरह से क्या आ रहा है बोलो तो, मंथली बेसिस पे आ रहा है, लेकिन पर मंथ मतलब लास्ट ड्रॉन मंथ पे नहीं, एवरेज पे। एवरेज जब भी एवरेज सैलरी मतलब आपको किसी को इंटू 10 मतलब किसी को इंटू करके किसी से डिवाइड बाई दैट करना है, ठीक है। बोलने का मतलब है एवरेज सैलरी लेना और यहाँ पे क्या लेना है, एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। यहाँ पे जो सैलरी है ना उसका मीनिंग सेम एज इन एचआरए है। मान लो एक बंदा रिटायर कर रहा है दिसंबर में, तो दिसंबर में उसका तुमको बेसिक सैलरी, ठीक है, आपको क्या लेना है, बेसिक सैलरी। जैसे जो बंदा, मान लो बंदा रिटायर कब कर रहा है बताओ, दिसंबर में, अब हमको ग्रेचुइटी भी मिला है, तो उसका ग्रेचुइटी एग्जाम कितना निकालने के लिए एवरेज सैलरी निकालना पड़ेगा। एवरेज निकालने के लिए जिस मंथ में वो रिटायर कर रहा है उस मंथ को छोड़ के पिछले 10 महीना जाना पड़ेगा। दिसंबर को छोड़ दो, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, ऐसे करके 10 महीना जाओ, ठीक है। अब ये जो 10 महीना जा रहे हो ये पूरा तुमको जाना है एज इफ कि पर मंथ का सैलरी के अंदर क्या आएगा, बेसिक सैलरी, डीए रिटायरमेंट बेनिफिट वाला प्लस कमीशन फिक्स्ड ऑन टर्नओवर बेसिस पे। अग्रीड। हेलो, नहीं लगेगा ना ना, हाँ हाँ आर वी थ्रू विद दिस बच्चा पार्टी? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ अच्छी तरह से? अब बेसिक सैलरी डीए कमीशन, मान लो अक्टूबर का भी बेसिक सैलरी डीए और कमीशन लोगे, ऐसे करके हर महीना का लोगे, ठीक है, प्लस करोगे डिवाइडेड बाय 10। अच्छा सर, हम लोग क्या करेंगे, अक्टूबर का, दिसंबर में रिटायर हुआ है तो अक्टूबर का बेसिक सैलरी डीए प्लस कमीशन फिक्स ऑन टर्नओवर लेके इंटू 10 कर देंगे और डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे, चलेगा? हाँ चलेगा। लेकिन सैलरी में अगर इंक्रीमेंट हुआ तो नहीं चलेगा। सैलरी में अगर इंक्रीमेंट हुआ तो नहीं चलेगा। बोलने का मतलब है, मान लो बीच में जुलाई में उसका सैलरी बढ़ा था तो इंटू 10 कैसे करोगे, तब तो उसका अलग चलेगा। डन है? एनीवेज, तो यहाँ पे आपको वो लेना है एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट कितना मंथ, 10 मंथ प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट, प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट। आर वी थ्रू विद दिस? डन है? एग्जैक्टली, वो मंथ छोड़ के। डन है? अच्छा, अब क्या बोल रहा है कि अगर ग्रेचुइटी मिला था प्रीवियस एम्प्लॉयर से और कुछ पोर्शन एग्जेम्प्ट हुआ था, तो एग्जेम्प्टेड अमाउंट को स्टैट्यूटरी लिमिट से क्या कर देना, घटा देना फ्यूचर के लिए, ठीक है, फ्यूचर के लिए, इसके लिए नहीं, फ्यूचर के लिए। डन है क्या अच्छी तरह से? मान लो हम एबी लिमिटेड में काम करते थे, एबी लिमिटेड में मेरे को ग्रेचुइटी मिला, जितना भी मिला, एग्जेम्पशन कितना हुआ ग्रेचुइटी का, तो फ्यूचर में हम कहीं और नौकरी करेंगे तो वहाँ भी ग्रेचुइटी मिलेगा, तो उस समय जो स्टैट्यूटरी लिमिट रहेगा वो 2 लाख घट के कितना हो जाएगा, 18 लाख, क्योंकि 2 लाख पहले ऑलरेडी एग्जेम्प्ट हो चुका है। समझ आ रहा है? आदमी एक जगह नौकरी तो ही नहीं करता, नौकरी चेंज करता रहता है। डन है ना? नेक्स्ट आ जाइए, आप लोगों का फेवरेट लीव सैलरी, ठीक है। लीव सैलरी मतलब एक ऐसा सैलरी जो आपको मिलता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, जब दिया गया लीव में आप काम करते हैं, छुट्टी नहीं लेते तो आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, उसको लीव सैलरी बोलते हैं। छुट्टी दिया था, नहीं लिए, काम किए, पैसा ले जाइए, तो वो लीव सैलरी कितना टैक्सेबल होता है, ध्यान रखिए। लीव सैलरी अगर आप ईयरली बेसिस में ले लेंगे, हर साल लेते रहेंगे, तो वो फुल्ली क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। और यही लीव सैलरी आप एज अ फॉर्म ऑफ क्या लेंगे बताइए, रिटायरमेंट बेनिफिट, तो कुछ एग्जेम्प्ट हो जाएगा और कुछ टैक्सेबल होगा। आर वी थ्रू विद दिस? कुछ एग्जेम्प्ट होगा और कुछ टैक्सेबल होगा। यहां तक क्लियर हुआ? अब देखिए ध्यान से, अगर ट्रीटमेंट टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ ऑल एम्प्लॉइज, अगर आप उसको ईयरली ले रहे हो, मैंने क्या भी बोला, ईयरली लोगे टैक्सेबल होगा, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे नॉन गवर्नमेंट हो।
गवर्नमेंट वाला अगर उसको लमसम में ले रहा है एट द टाइम ऑफ क्या, रिटायरमेंट बेनिफिट, तो होली क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। डन है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एग्जेम्पशन निकालने के लिए 4 है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एग्जेम्पशन निकालने के लिए 4 है। तुमको पता है जून में जो एग्जाम देगा, ये 3 लाख का जो लिमिट है ना, जो 3 लाख का लिमिट है, ये हो गया 25 लाख जून में जो एग्जाम देगा। बट हमारे लिए कितना है, 3 लाख। यानी कि मान लो अगर कोई बच्चा ये वीडियो देख रहा है, कभी ना कभी ये वीडियो देखेगा, जून के लिए देखेगा, तो ये 3 लाख को क्या लेने का, वो 25 लाख। डन है क्या? तो देखो, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। मैं जो ट्रीटमेंट पढ़ा रहा हूं उतना ही पढ़ के जाना एग्जाम में, और कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। नंबर 1, अमाउंट रिसीव्ड, कितना पैसा मिल रहा है। नंबर 2, स्टैट्यूटरी लिमिट कितना है, 3 लाख। जून वाले लोग के लिए, जून 24 के लिए कितना, 25 लाख। अभी अपने लिए कितना, 3 लाख, ठीक है। नंबर 3, एवरेज सैलरी इंटू 10, सैलरी का एवरेज निकाल के इंटू 10 कर देना। ये तो महा कॉमेडी ट्रीटमेंट है, पहले एवरेज निकालता है और फिर इंटू 10 करवाता है। और एवरेज मतलब कितना, एवरेज, एवरेज कितना का, वही देखिए लास्ट। तो लॉजिक है कुछ, एवरेज सैलरी निकालो फिर इंटू 10 कर दो। एनीवेज अपने कर देंगे, ठीक है। यहां पे भी सैलरी का डेफिनेशन सेम एज इन HRA। डन है क्या, अच्छी तरह से सेम एज इन HRA। लास्ट वाला मस्त है, लास्ट वाला ट्रीटमेंट समझना है। लीव अलाउड इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। यहां पे इन एक्सेस ऑफ 3 मंथ्स नहीं है, या सॉरी इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स नहीं है। मान लो अगर क्वेश्चन में लिखा है 30 साल 8 महीना, तो अगर कोई इंसान ग्रेचुइटी में कवर्ड होता तो 31 मानेंगे। बट लीव सैलरी या फिर अ पर्सन हु इज नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी, इसको कितना मानेगा, 30 साल। समझ आ रहा है, क्लियर हुआ। एक्सेस वैक्सेस का यहाँ लॉजिक नहीं है। डन। तो यहाँ पे क्या वो बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि फोर्थ वाला पॉइंट कैसे निकालेंगे। फोर्थ वाला पॉइंट निकालने के लिए बहुत सिंपल सा बात कर रहा है कि अगर आप फोर्थ नंबर निकाल रहे, फोर्थ नंबर कैसे निकालेंगे, लीव्स अलाउड। लीव्स अलाउड यहां पे बोलने का मतलब ये है, यहां पे लीव्स अलाउड का मतलब 1 साल में कितना लीव अलाउ है वो लोगे, उसको इंटू कर दोगे कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। कितना साल तक तुम उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में काम किए। साल का 30 छुट्टी अलाउड है, तो 30 इंटू 30। अगर हम 30 साल काम किए तो 30 इंटू 30, 25 साल काम किए तो 30 इंटू 25, ठीक है। उसके बाद ये जब लीव्स अलाउड को कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस से इंटू कर दोगे तो तुम पूरे जिंदगी में जितना छुट्टी तुमको अलाउ था वो आ जाएगा। उससे माइनस कर दोगे पूरे जिंदगी में तुमने कितना छुट्टी लिया है। माइनस करते जो आएगा उसको आप इंटू कर दोगे डेली या मंथली सैलरी से। मान लीजिए आपका मंथली सैलरी है 20,000 रुपया, डेली का कितना होगा, डिवाइडेड बाई 30, डेली आ गया। या फिर आप उसको डिवाइड इंटू डेली सैलरी से इंटू करेंगे, या फिर आप इंटू मंथली सैलरी करेंगे। सर हमको पता कैसे चलेगा कि हमको डे लेना है कि मंथ लेना है। ध्यान दीजिएगा कि लीव्स अलाउड किस में है। लीव्स अलाउड अगर डेज में है तो सब कुछ क्या लेंगे, डेज। लीव्स अलाउड अगर मंथ में है तो सब कुछ क्या रहेगा, मंथ। मंथ मतलब क्वेश्चन के हिसाब से डिसाइड कर लीजिएगा कि आप डेज लेंगे कि मंथ लेंगे। डन है अच्छी तरह से। ये अमाउंट आएगा। एक चीज जो याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में लीव अलाउड मोर देन 30 दिन है या मोर देन 1 मंथ है, एक्सेस को इग्नोर कर दीजिएगा। लिख रहा है साल का छुट्टी तुमको मिलेगा 50, लेकिन टैक्स के लिए तुम उसको कितना कैलकुलेट करेगा, 30। डन है क्या। लिख रहा है तुमको साल का छुट्टी मिलेगा 2 महीना, पूरे साल में कितना छुट्टी मिलेगा, 2 महीने का, तुम उसको कितना कंसिडर करेगा टैक्स के लिए, 1 महीना। आर वी थ्रू विद दिस? ओके 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 ओके। ये सेम चीज है जैसे ग्रेचुइटी में पढ़ा था वैसे ही है। और फिर यहां बोल रहे हैं अगर लीगल हेयर को मिला हो तो टैक्सेबल नहीं होगा। मतलब हम मर गए, लीगल हेयर को मिल रहा है तो टैक्सेबल लीव सैलरी नहीं होगा, ठीक है। कंपेंसेशन एमसीक्यू के लिए नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर बिग सम्स, ठीक है। एमसीक्यूज के लिए ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम एग्जेम्पशंस कितना मिल सकता है आपको, 5 लाख रुपया। कितना मिल सकता है बताओ, 5 लाख रुपया। 5 लाख रुपया। डन है क्या।
नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट फिर से अगेन कंपेंसेशन ऑन वॉलेंट्री रिटायरमेंट। कुत्ता लोग की तरह पढ़ने का जरूरत नहीं है जीवन में, एग्जाम के पहले कुछ नहीं होगा। मैक्सिमम एग्जामेशन कितना बोलो, 5 लाख रुपया। डन है क्या? मैक्सिमम एग्जामेशन कितना, 5 लाख रुपया। डन। बस 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 पगला लोग की तरह पढ़ा देंगे 25 40 50 पेज पगला लोग की तरह रिवाइजन में सैलरी करने का। एग्जाम आया सैलरी 0 से लेकर 6 मार्क्स। 0 आया तो बहुत गाली, 6 आया तो थोड़ा सा इज्जत, लेकिन 6 आने के लिए तुम लोग उतना काहे को पढ़ेगा। मिनिमम पढ़ो, कम पढ़ो, स्कोर ज़्यादा करो, लेकिन समझो। अब आ जाओ प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड में 4 जात का प्रोविडेंट फंड होता है, ठीक है। अपने को कुछ नहीं समझना है, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। फुल्ली एग्जेम्प्ट, एक चीज याद रखो, क्या बोलो, फुल्ली एग्जेम्प्ट, फुल्ली एग्जेम्प्ट। अब ये प्रोविडेंट फंड का अगर हम बात करें, प्रोविडेंट फंड एक ऐसा फंड है जो रेडी कौन करता है, ये रेडी होता है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन से और कुछ इंप्लॉय के कंट्रीब्यूशन से। कुछ इंप्लॉयर के कंट्रीब्यूशन से रेडी होता है और कुछ इंप्लॉय के कंट्रीब्यूशन से रेडी होता है। रिवीजन पर्सपेक्टिव पे बस इतना याद रखना है, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड 3 तरह का है, मतलब सॉरी प्रोविडेंट फंड 3 तरह का है, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अगर मैं बात करूं स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड का, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड सर कुछ भी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन मिल जाता है एटीसी में, एम्प्लॉयर का नॉट टैक्सेबल, रीपेमेंट के समय भी नॉट टैक्सेबल। इस फंड पे, जो फंड पे पैसा इंटरेस्ट मिल रहा है, फंड जो रुपया रखा है फंड में, उस पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी फुल्ली तरह से क्या हो जाएगा, नॉट टैक्सेबल। पढ़ना है एग्जाम के लिए तो ये पढ़ो, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, इसका ट्रीटमेंट आएगा। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एग्जाम में ट्रीटमेंट आएगा इससे रिलेटेड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो भैया रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में क्या पढ़े, हम बोले देखो इंप्लॉय के कंट्रीब्यूशन का तुम दे देना डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, ठीक है। यानी कि तुम ध्यान रखना, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड दिया हुआ है और वहां पे दिया हुआ है कि इंप्लॉय भी कंट्रीब्यूट किया है, तो तुम तुरंत ध्यान देना कि क्वेश्चन में पूछा किया है। क्वेश्चन में अगर कंप्यूट करने बोलेगा, क्या बताओ, टोटल इनकम, तब इसका काम है, नहीं तो इसका भी कोई काम नहीं है सैलरी में, छोड़ देना एकदम, भूल जाना, ठीक है। अगर वहां पे पूछा टैक्सेबल सैलरी निकालने, तो इसका कोई काम अभी तुरंत आने वाला नहीं है। एटीसी का डिडक्शन कब मिलता है, जब आप टोटल इनकम मतलब ग्रॉस टोटल इनकम के बाद डिडक्शन देते हो, तब ना टैक्सेबल टोटल इनकम आता। तब क्वेश्चन में अगर लिखा है टैक्सेबल सैलरी निकालना, तो तुमको ये लेना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर। ग्रॉस सैलरी जब निकालते हो ऐड होगा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। लेकिन लॉ क्या बोलता है, जितना भी कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर देगा टैक्सेबल होगा 12% ऑफ सैलरी से ज्यादा वाला कंट्रीब्यूशन। मान लो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है 15%, तो टैक्सेबल कितना परसेंट होगा, 3%। मान लो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है 20%, टैक्सेबल कितना परसेंट होगा, 8%। याद रखिएगा, वो कंट्रीब्यूट क्या अमाउंट कर रहा है उससे हमको मतलब नहीं है। हो ऐसा सकता है कि वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, बच्चा लोग बहुत कंफ्यूज होता है, वो कंट्रीब्यूट कर रहा है 15% ऑफ बेसिक सैलरी, ठीक है, सिर्फ बेसिक सैलरी का 15%। क्वेश्चन में बेसिक सैलरी भी दिया हुआ है, डीए भी दिया हुआ है, लेकिन वो कंट्रीब्यूट कितना कर रहा है, 15% ऑफ बेसिक सैलरी। और तुम इसको माइनस करोगे, एग्जेम्प्ट होता है ना 12%, एग्जेम्प्ट होता है 12% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस कमीशन वाला, क्योंकि यहां पे जो एग्जेम्पशन मिलेगा वो सेम एज इन एचआरए वाला मिलेगा, 12% ऑफ सैलरी। आर वी थ्रू विद दिस, यस और नो, यहां तक क्लियर है। तो एग्जेम्पशन, मैक्सिमम एग्जेम्पशन कितना मिलेगा, 12%, उसके ऊपर वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। नहीं समझ रहे क्या, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्या आ रहा है, नेक्स्ट आ रहा है अगर इंटरेस्ट, प्रोविडेंट फंड पे अगर इंटरेस्ट मिल रहा है, वो भी एक्सेस ऑफ कितना टैक्सेबल हो जाएगा, 9.5%। मान लो 12.5% मिल रहा है, कितना टैक्सेबल हो जाएगा, 3%। डन है, अच्छी तरह से क्लियर हुआ, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, पक्का, ओके। रीपेमेंट में, जब ये प्रोविडेंट फंड रीपेमेंट होगा तो पूरी तरह से टैक्स फ्री हो जाएगा, ये पढ़ने का जरूरत नहीं है। डन। नेक्स्ट, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड।
अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में जब कंट्रीब्यूशन हो रहा है कोई ट्रीटमेंट का जरूरत नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन में आया कि अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड मिल रहा है, एम्प्लॉय को अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड मिल रहा है, तो इस अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का 4 टुकड़ा कर दोगे। कितना टुकड़ा कर दोगे? 4 टुकड़ा, मस्त एकदम 4 टुकड़ा कर दोगे। 4 टुकड़ा में जो भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन रहेगा और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पे मिलने वाला इंटरेस्ट फुल्ली कौन से हेड में? एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो रहेगा वो क्या हो जाएगा? नॉट टैक्सेबल। और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पे मिलने वाला जो इंटरेस्ट रहेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा किस हेड में? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। डन? कोई दिक्कत? ओके, हो गया। ये परक्विजिट्स नहीं पढ़ना है। अब आ जाइए। अब इधर देखिए, ये जो पर्क्स है, ये पर्क्स 2 लोगों के हाथ में आता है, ठीक है। एक परक्विजिट्स जिसको मिलता है वो ऐसा पर्क होता है जो मिलता है सिर्फ और सिर्फ किसको? स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को। और एक परक्विजिट्स होता है जो किसको मिलता है? सबको मिलता है। तो कुछ परक्विजिट्स ऐसा होता है जो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को मिलता है और कुछ परक्विजिट्स ऐसा होता है जो ऑल को मिलता है, ठीक है। तो परक्विजिट जो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को मिलेगा, परक्विजिट जो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को मिलेगा वो किस मतलब कौन कौन मिलेगा? देखिए कौन कौन आते हैं स्पेसिफाइड एम्प्लॉय में, आपको पता करना पड़ेगा ना स्पेसिफाइड एम्प्लॉय में कौन कौन आते हैं। तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय में कंपनी का डायरेक्टर लोग आता है। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय में एक ऐसा एम्प्लॉय आता है जिसका 20% या उससे ज़्यादा वोटिंग पावर होता है एम्प्लॉयर्स के कंपनी में। और स्पेसिफाइड एम्प्लॉय में एक ऐसा एम्प्लॉय आता है जिसका सैलरी होता है मोर देन कितना बताओ? 50,000। ये पर मंथ नहीं है, पूरे साल का ही है, ठीक है। तो वो आप क्या कहलाएंगे? स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कहलाएंगे। अब कुछ परक्विजिट्स पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट परक्विजिट्स है वो आता है, बताइए, रेंट फ्री एकोमोडेशन। आपको इसमें एक सम्स का ट्रीटमेंट दिखेगा ही दिखेगा, रेंट फ्री एकोमोडेशन का, ठीक है ना। व्हाट डू यू मीन बाय रेंट फ्री एकोमोडेशन? रेंट फ्री एकोमोडेशन का कैसे ट्रीटमेंट होगा? तो बोलता है यहां पे समझना है, यहां पे जो भी वैल्यू आप निकालेंगे वो पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। एग्जेम्पशन में अब क्या होता था, जो निकालते थे वो माइनस होता था मिलने वाले पैसा से। यहाँ पे जितना निकाले हो वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा? बोलो, टैक्सेबल हो जाएगा। तो मान लो पहला जो परक्विजिट्स आ रहा है वो आ रहा है रेंट फ्री एकोमोडेशन। यहाँ पे रेंट फ्री एकोमोडेशन का मतलब क्या हो गया बताओ? रेंट फ्री एकोमोडेशन का मतलब हो गया एक ऐसा एम्प्लॉय जिसको रहने के लिए पैसा नहीं, एम्प्लॉयर घर दे रहा है। तो एम्प्लॉय के हाथ में ये क्या हो गया? परक्विजिट्स। परक्विजिट्स का मतलब हो गया बेनिफिट इन काइंड। एक ऐसा पैसा जो उसको काइंड पे मिल रहा है, एक ऐसा पैसा जो उसको काइंड पे मिल रहा है, उसको अपने क्या बोलते हैं? परक्विजिट्स बोलते हैं। डन है। एक ऐसा बेनिफिट जो उसको किस में मिल रहा है? काइंड में मिल रहा है, उसको क्या बोलते हैं? परक्विजिट्स। तो यहाँ पे उसको क्या मिल रहा है? रेंट फ्री एकोमोडेशन। रेंट फ्री एकोमोडेशन बोल रहा है कि अगर एक ऐसा एकोमोडेशन मिल रहा है, घर ऐसा मिल रहा है, जो घर किसका है बताओ? एम्प्लॉयर का। तो टैक्सेबल करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन। डिपेंडिंग अपॉन द क्या बताओ? पॉपुलेशन, कि उस एरिया का पॉपुलेशन कहाँ है जहाँ पे वो घर है और उस घर में वो रह रहा है। मान लो उसका पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा नहीं है, तो सैलरी का कितना परसेंट लोगे? 7.5%। जो भी आएगा वही क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। जो भी आएगा वही क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। एक चीज़ अपने बैक ऑफ द माइंड में याद रखना, कोई भी पैसा अगर हम लोग लेंगे एम्प्लॉय से घर देने का, वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। वो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। मान लो 7.5% ऑफ सैलरी कुछ भी आ रहा है, उससे माइनस कर देना। अगर कुछ भी पैसा हम लोग किससे लिए? एम्प्लॉय से। डन। अगर लिए है तो फिर अगर पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है बट 25 लाख तक है तो कितना परसेंट ऑफ सैलरी लेंगे? 10% ऑफ सैलरी। ये याद रखिएगा। घर ओन्ड बाय किसका है? एम्प्लॉयर का। होम इज ओन्ड बाय क्या? एम्प्लॉयर। थर्ड क्या बोलता है? आप 15% ऑफ सैलरी ले लेंगे। आप क्या ले लेंगे बताइए? 15% ऑफ सैलरी। आप क्या ले लेंगे बताइए? 15% ऑफ सैलरी ले लेंगे। अगर आपका पॉपुलेशन एक्सीड करता है कितना लाख से बताइए? 25 लाख से। इफ योर पॉपुलेशन एक्सीड्स 25 लाख तो आप कितना परसेंट सैलरी ले लेंगे? 15% ऑफ
सैलरी। आर वी थ्रू विद दिस? यहाँ तक क्लियर हुआ? डन। अगर एम्प्लॉयर आपको जो घर रहने के लिए दे रहा है वो रेंट पे दे रहा है या फिर लीज पे दे रहा है, रेंट पे दे रहा है या फिर लीज पे दे रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर रेंट पे लेके दे रहा है या लीज पे लेके दे रहा है तो आपको दो चीज़ करना पड़ेगा। पहले 15% ऑफ सैलरी करना और उसके बाद एक्चुअल रेंट, जितना वो रेंट खुद पे ले रहा है। एम्प्लॉयर ना 10,000 रुपया रेंट पे लेके आपको घर दे रहा है, तो 10,000 रेंट इंटू जितना साल के लिए आपको दे रहे हैं। याद रखना, टैक्सेबल करना जब एम्प्लॉय को उसका क्या मिले हो, यूज करने का समय मिला हो सकता है घर मेरा है, उसको अलॉट किए जून में वो, और उसको अलॉट किए जून में उसको अलॉट किए, लेकिन अभी तक रहने के लिए उसको बोले नहीं, रहना वो शुरू किया कब से, नवंबर से, मतलब नवंबर से अलाउ किया उसको रहने के लिए, तो टैक्सेबल कब से होगा, नवंबर से। डन है, विच एवर इज लोअर। डन है। अच्छा, जो भी आएगा, अगर एम्प्लॉय कुछ पैसा देगा तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। एम्प्लॉय अगर कुछ पैसा दिया रहेगा, एम्प्लॉय से कुछ पैसा लिए रहेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो, माइनस हो जाएगा। नोट्स ध्यान देना, अगर एकोमोडेशन के साथ साथ फर्नीचर भी दिया गया, अगर एकोमोडेशन के साथ क्या दिया गया, फर्नीचर, तो चेक करेंगे क्या वो फर्नीचर एम्प्लॉयर का खुद का है। अगर एम्प्लॉयर का खुद का फर्नीचर उसको यूज करने के लिए दिया तो टैक्सेबल कितना करना, 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। और अगर एम्प्लॉयर रेंट पे लेके एम्प्लॉय को दे रहा है तो टैक्सेबल कितना करना, एक्चुअल रेंट पे टैक्सेबल करना। आर वी थ्रू विद दिस, यस और नो? इसी को बोलते हैं रेंट फ्री एकोमोडेशन। अच्छा, यहाँ पे जो सैलरी सैलरी सैलरी, यहाँ पे सैलरी के अंदर क्या आएगा, हम बोले ध्यान से सुनो, यहाँ पे बेसिक सैलरी, डीए जो कि क्या है, रिटायरमेंट बेनिफिट, मतलब हर तरह का सैलरी आएगा एक्सेप्ट परक्विजिट्स और प्रोविडेंट फंड। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं सैलरी का जो मतलब परक्विजिट जब कैलकुलेट करोगे तो वो जो सैलरी होगा वो एकदम एंड में, मतलब परक्विजिट्स एकदम एंड में कैलकुलेट करना, बाकी सब अलावेंसेस पहले ले लेना, एकदम एंड में परक्विजिट्स लेके कैलकुलेट करना, क्योंकि सैलरी में तो सब आ जाता है ना 15% वैसा। डन है क्या? अच्छा, अगर तुम उसको होटल में ठहरा रहे हो पगला लोग की तरह, तो टैक्सेबल करना कितना परसेंट ऑफ सैलरी बताओ, 24% ऑफ सैलरी, और एक्चुअल चार्ज जो होटल का पे कर रहा है एम्प्लॉयर, विच एवर इज लोअर। और वही होटल में रहने वाला चार्जेस टैक्सेबल नहीं होगा अगर उसको रहने के लिए दिए, कितना दिन के लिए बताओ, 15 दिन से ज्यादा के लिए नहीं। अगर 15 दिन तक ही रहेगा तो टैक्सेबल नहीं होगा। आर वी थ्रू विद दिस? डन है। अब देखो यहाँ पे वही बोल रहा है कि कोई भी सैलरी अगर एम्प्लॉय पे करेगा, कोई भी सैलरी अगर एम्प्लॉय पे करेगा तो उसको रिड्यूस कर दीजिएगा। सैलरी का डेफिनेशन यहाँ पे दे दिया है। नेक्स्ट देता है टू हाउस ऑन ट्रांसफर। टू हाउस ऑन ट्रांसफर, यहाँ पे ध्यान से रखिएगा, मतलब ध्यान से समझिएगा। आप मंथ ऑफ अप्रैल से लेके मई तक आप कोलकाता के घर में रह रहे थे, फिर आपको ट्रांसफर किया गया, आप मई से लेके दिसंबर तक कोलकाता घर भी होल्ड करके रखे हैं, और दिल्ली में आपको ट्रांसफर किया गया था, आप दिल्ली में भी रह रहे हैं। और दिसंबर के बाद जनवरी से पूरा मार्च आप कौन से घर में रह रहे हैं बताइए, दिल्ली में रह रहे हैं। तो किसी भी वक्त अगर आप 2 हाउस रख रहे हैं, ट्रांसफर की वजह से आप दोनों हाउस रह रहे हैं, तो दोनों हाउस का रेंट फ्री एकोमोडेशन टैक्सेबल होगा कि नहीं, परक्विजिट्स है कि नहीं। तो बोल रहा है अगर जिस समय, जिस टेन्योर में आप 2 घर रखे, पहले वो मंथ डिसाइड कर लो, जो भी महीना में तुम्हारा 2 घर रह रहे हैं। तो अपना अप्रैल से लेके मार्च तक में कौन सा महीना में 2 घर हम लोग होल्ड कर रहे हैं, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। डन है क्या? टोटल कितना महीने के लिए होल्ड कर रहे हैं, 8 महीने के लिए। तो लॉ बोल रहा है कि तुम एक काम करो, उसमें से पहला 90 दिन जिस दिन से तुम 2 घर होल्ड कर रहे हैं, यानी कि मई, जून, जुलाई, इस 3 महीना के लिए उस दोनों घर में से जो सबसे लोअर वैल्यू होगा घर का टैक्सेबल, वो अमाउंट टैक्सेबल कर दो। ठीक है, मान लो रेंट फ्री निकालते हो ना, 15% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी, 7.5% ऑफ सैलरी, तो उसको निकालो, दोनों में से जो सबसे लोअर वैल्यू आ रहा है टैक्स के लिए उसको टैक्सेबल कर दो। और 90 दिन के बाद तुम दोनों घर को टैक्सेबल कर दो। समझ आ रहा है अच्छी तरह से? बोल रहा है कि तुम जिस घर में, सपोज करो कोलकाता घर में मेरा जो रेंट फ्री एकोमोडेशन टैक्सेबल आया वो आया 5,000, कोलकाता का कितना आया 5,000, दिल्ली का 6,000,
तो जिस दिन से दोनों घर होल्ड किए उसके 3 महीना इस दोनों में से जो लोअर अमाउंट है वो टैक्सेबल कर दो। क्या अमाउंट लोअर है? 5,000, वो टैक्सेबल कर दो। 3 महीना के बाद दोनों टैक्सेबल कर दो। वही वो बोला है 2000 ट्रांसफर। डन। अच्छा, फिर नेक्स्ट आता ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय। बोल रहा है अगर कोई ऐसा पेमेंट है जो एम्प्लॉय खुद के लिए रखा है, चाहे वॉचमैन हो कुछ भी हो, और उसका पूरा पेमेंट कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर। परक्विजिट्स है, पूरा टैक्सेबल कर देंगे। डन है, जितना पेमेंट एम्प्लॉयर कर रहा है। बोल रहा है कि अगर कोई भी ईसॉप या स्वेट इक्विटी शेयर एम्प्लॉय होल्ड कर रहा है, स्वेट इक्विटी शेयर या ईसॉप एम्प्लॉय क्या कर रहा है बताओ? होल्ड कर रहा है। तो लॉ बोल रहा है टैक्सेबल कर देंगे उस समय जब वो ऑप्शन क्या हो रहा है? एक्सरसाइज्ड बाय एम्प्लॉय हो रहा है। ईसॉप क्या होता है? एक समय के बाद मिलता है। स्वेट इक्विटी क्या होता है? एक समय के बाद मिलता है। तो जिस समय में उसको वो ऑप्शन मिल रहा है उस समय उस पर्टिकुलर चीज का उसको कितना बेनिफिट हो रहा है उतना टैक्सेबल कर देंगे। जितना मिल रहा है मतलब देखो यहाँ पे टैक्सेबल कितना करेंगे भैया? यहाँ पे टैक्सेबल करेंगे आप क्या टैक्सेबल करेंगे बताइए? तुमको कितना में मिल रहा है वो नहीं, उसका कितना मार्केट वैल्यू है। हो सकता है तुमको स्वेट इक्विटी मिले 10 रुपये में और उसका फेयर मार्केट वैल्यू कितना है, तो टैक्सेबल कितना होगा? 5। डन है क्या? अच्छी तरह से डन। ओके, उसका जरूरत नहीं है। ये वाला ध्यान रखना है, इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन। इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन बताइए? नॉर्मली अगर आप बैंक से लोन लेंगे तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और अगर आप लोन ले रहे हैं एम्प्लॉय से, एम्प्लॉय आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दे रहा है, या फिर एम्प्लॉय आपसे कोई भी तरह का इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर रहा है। 2 चीज़ हो सकता है, आइदर एम्प्लॉय आपसे कोई भी तरह का इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर रहा है या फिर लोअर रेट पे आपको दे रहा है। तो सर रेट किससे, कौन से बैंक से कंपेयर करेंगे बताइए? SBI के बैंक रेट से कंपेयर करेंगे। मान लीजिए एम्प्लॉयर आपसे ले रहा है 5%, SBI आपसे लेता है 10%, तो टैक्सेबल कितना होगा? 5%। आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, और इंटरेस्ट कैलकुलेट करना हम लोग क्लास में बहुत अच्छी तरह से सीखे थे कि पर मंथ वाला जो पर मंथ का लास्ट डे पे जो ड्यू अमाउंट है उस पर इंटरेस्ट निकालना है। समझ आ रहा है? पर मंथ का जो लास्ट में क्या है बोलो? ड्यू अमाउंट है, उस पे इंटरेस्ट निकालना है। डन है क्या अच्छी तरह से? अच्छा, कब जो इंटरेस्ट सेव किए वो टैक्सेबल नहीं होगा? अगर लोन का अमाउंट कितना है बताओ? 20,000 है, या फिर लोन लिया गया है ट्रीटमेंट के लिए कोई स्पेसिफाइड डिजीज के लिए, तो उस पर दिया गया कोई भी इंटरेस्ट टैक्सेबल नहीं होगा। आर वी थ्रू विद दिस? मतलब इंटरेस्ट सेव किया गया कोई भी तरह से टैक्सेबल नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट पेज में ना बेटा ये दोनों पे स्टार मंगा दीजिए, स्टार लगा दीजिए, मतलब एक क्वेश्चन पूछ ही लेता है लोग मूवेबल प्रॉपर्टी से। ठीक है, देखिए एक यूज है एक ट्रांसफर है, एक यूज है एक ट्रांसफर है। यूज का मतलब क्या हो गया बताइए? आप उसको यूज कर रहे हैं, यहां पे लिख लीजिए अदर देन मोटर कार। अदर देन क्या बताइए? मोटर कार। यहां पे मोटर कार कवर नहीं है, यहां पे मोटर कार कवर नहीं है। अब देखिए ध्यान से सुनिए, अगर आपका एम्प्लॉयर आपको मूवेबल एसेट यूज करने के लिए दे रहे हैं तो बेनिफिट हो रहा है, कुछ टैक्सेबल करेंगे। क्या टैक्सेबल करेंगे? अगर आपको लैपटॉप एंड कंप्यूटर दे रहा है तो क्या टैक्सेबल करेगा? नील। ये याद रखिएगा बेटा, एग्जाम में क्वेश्चन में दे सकता है एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड लैपटॉप फॉर यूज, लैपटॉप कॉस्ट 50,000। भाड़ में जाए, हमको कॉस्ट से मतलब नहीं है। यूज में दे रहा है, कितना टैक्सेबल? नील। क्या दे रहा है यूज करने? लैपटॉप एंड कंप्यूटर, और लैपटॉप एंड कंप्यूटर का ट्रीटमेंट क्या होता है? नील। डन है। और लैपटॉप एंड कंप्यूटर छोड़ के अगर देगा तो टैक्सेबल कर दोगे कितना? 10% पर एनम ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट। 10% पर एनम ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट। डन है बेटा। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट्स। नेक्स्ट क्या आ रहा है बताओ? ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट्स। ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट्स। ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉयर सामने वाले को, यानी कि एम्प्लॉय को ओनरशिप ही ट्रांसफर कर दे रहा है। तो लॉ बोलता है हम टैक्सेबल कर देंगे वो अमाउंट
जो एम्प्लॉय को मिल रहा है डेप्रिसिएशन के माइनस होने के बाद। सर सब बाउंस हो गया, अच्छे से समझाइए। मान लीजिए मैंने एक 6/21 को एक कंप्यूटर खरीदा था, कितना का? 6 लाख का। मैंने मतलब कंपनी ने, ठीक है। और उसने एक 8/24 को, आया नहीं है फिर भी मान लो, 1/8/24 को मैंने उसको सोल्ड कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया बताओ? सोल्ड कर दिया। ये थोड़ा सा तुम लोग को तकलीफ दे देगा, ये लिख देते हैं, आया नहीं ना, फील नहीं हो पाएगा, ठीक है। 1/8/23 को क्या कर दिया बताओ? सोल्ड कर दिए। किसको सोल्ड किए? एम्प्लॉय को सोल्ड किए। और कितना में सोल्ड किया पता है? 1 लाख में सोल्ड कर दिया। सर ये तो बेच दिया 1 लाख में, टैक्सेबल कर दे। नहीं, सुनो, क्या करना है तुमको? एक्चुअल कॉस्ट कितना है? 6 लाख। बेचे, खरीदे क्या है और बेचे क्या है? मैंने बोला बेचे है क्या? सर कंप्यूटर तो नील होगा, यूज वाला नील होगा, ट्रांसफर वाला नहीं। अब यहाँ पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक मोड बेचोगे तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना? याद रखना, मोटर कार का कितना? मोटर कार और मोटर साइकिल में फर्क होगा, ठीक है। अगर एग्जाम में मोटर साइकिल रहा तो उसका डेप्रिसिएशन 10% पे होगा, क्योंकि अदर एसेट में आता है। मोटर कार का डेप्रिसिएशन कितना में होगा बोलो? 20% पे होगा। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, गड़बड़ करता है। डन है क्या अच्छी तरह से? अब करने क्या बोल रहा है क्वेश्चन, मतलब प्रोविजन पढ़ोगे तो प्रोविजन बोल ये रहा है कि तुम क्या करना ना, टैक्सेबल होगा वो बेनिफिट जो एक्चुअल कॉस्ट इंप्लॉयर का है ना। एक्चुअल कॉस्ट इंप्लॉयर का कितना लगा कंप्यूटर का? 6 लाख रुपया। उसको रिड्यूस कर देना परसेंटेज से, उस परसेंटेज से कौन से साल का बोलो? कंप्लीटेड ईयर। सर कंप्लीटेड ईयर इसका कैसे निकालते हैं एग्जाम के लिए? याद करो, हम तुमको क्या सिखाए थे। 1/6/21 में खरीदे हैं तो इसका 1 साल कब कंप्लीट होगा? 1/6/22 पे। फिर इसका और नेक्स्ट साल क्या होगा? 1/6 से लेके 1/6/30 तक, है कि नहीं? तो आपका जो प्रीवियस ईयर पढ़ रहा है उस प्रीवियस ईयर में क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। मान लो अगर मैं बोल रहा हूं कि आप अपना प्रीवियस ईयर 22-23 समझ रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्या है, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना बार होगा? 1 बार। कंप्लीटेड ईयर तो एक ही होगा ना, क्योंकि यहां पे तो तुम्हारा प्रीवियस ईयर खत्म हो जा रहा है। नहीं समझा क्यूटीज? और अगर किसी का प्रीवियस ईयर कितना है तो उसका डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 2 साल। मान लो 1 साल ही मान के चलते हैं डेप्रिसिएशन को, तो करना क्या है? 6 लाख को 50% से रिड्यूस कर देना है। कितना आता है? बोलो बोलो। 3 लाख आया ना। अभी करंट माल उस कंप्यूटर का दाम कितना चल रहा है और तुमको मैंने कितना में बेच दिया? फायदा कितना का हुआ तुमको? तो टैक्सेबल कितना? 2 लाख। अब समझ आया? अब क्लियर हुआ? ये बच्चा लोग भूल जाता है, थोड़ा सा दौड़ा चढ़ता है। यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छी तरह से? मेन ये हुआ, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं पढ़ना बेटा, कुछ नहीं। बस याद रखना, फ्री फूड एग्जेम्प्ट होता है और 50 रुपये पर मील तक एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है। गिफ्ट आता ही है। गिफ्ट बोलता है 5,000 के ऊपर वाला गिफ्ट फुल्ली टैक्सेबल कर देंगे। 5,000 के ऊपर वाला गिफ्ट फुल्ली टैक्सेबल कर देंगे। 10,000 का गिफ्ट दिया एम्प्लॉयर, तुम कहो कितना टैक्सेबल करोगे? 10,000। 15,000 का दिया तो 15,000। इसका 2 ट्रीटमेंट है। बहुत जन इस 15,000 में से 5,000 क्या कर देता है? माइनस, फिर टैक्सेबल करता है। दोनों ही राइट है, लेकिन एज अ लॉयर, एज एन एडवोकेट, अगर आप मेरे से पूछोगे क्या राइट है, क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, तो मैं लॉ फॉलो करूंगा। और लॉ ये बोलता है 5,000 के ऊपर फुल्ली टैक्सेबल, 5,000 के ऊपर फुल्ली टैक्सेबल। क्रेडिट कार्ड,
अगर एम्प्लॉयर आपको क्रेडिट कार्ड दे रहा है, मतलब क्या, एम्प्लॉयर मतलब वो क्यों देगा क्रेडिट कार्ड? क्रेडिट कार्ड का सारा मेंबरशिप फीस कौन देता है? एम्प्लॉयर। और वो क्रेडिट कार्ड तुम पर्सनल पर्पस के लिए यूज करते हो, एक्सक्लूसिवली ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज करते हो तो टैक्सेबल नहीं होता। लेकिन अगर एक्सक्लूसिवली ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा बोलो? फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। आर वी थ्रू विद दिस? यहां तक क्लियर हुआ अच्छी तरह से? ओके। क्लब फैसिलिटी उतना ध्यान नहीं देना है, कुछ नहीं पढ़ना इसमें से भाई। जिम टीम, जिम खाना खाना यही सब है। ओके, चिल्ड्रन एडुकेशन, इस पे आ जाओ। चिल्ड्रन एडुकेशन। अच्छा एक चीज और, जो अलाउंसेस में पढ़ा के आया, अगर कुछ ऐसा अलाउंसेस है जो आप सुने नहीं हो तो फुल्ली टैक्सेबल। जैसे टेलीफोन अलाउंसेस फुल्ली टैक्सेबल, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस फुल्ली टैक्सेबल, टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल। डन अच्छी तरह से? ओके। चिल्ड्रन एडुकेशन, यहां पे क्या हो रहा है? बस 5 मिनट कंप्लीट हो गया, 5 मिनट। देखिए चिल्ड्रन एडुकेशन, चिल्ड्रन एडुकेशन अलाउंसेस और चिल्ड्रन एडुकेशन में फर्क है। अलाउंसेस मतलब एम्प्लॉयर आपको पेमेंट दे रहा था, यहाँ पे चिल्ड्रन एडुकेशन का मतलब क्या है? यहाँ पे चिल्ड्रन एडुकेशन का मतलब क्या है? यहाँ पे वो पढ़ाने का पैसा दे रहा है, पैसा बोल रहे, पढ़ाना मतलब पढ़ाई करवा दे रहा है, ठीक है। अगर वो पढ़ाई करवा दे रहा है तो ध्यान से देखिएगा, एम्प्लॉयर आपके बच्चों का पढ़ाई करता रहे, आपके बच्चों मतलब एम्प्लॉय के बच्चों का, ठीक है। तो एडुकेशन फैसिलिटीज ओन्ड एंड मेंटेन्ड बाय द एम्प्लॉयर, या फिर एडुकेशन इज प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय, या फिर मतलब इस दोनों केस में जो भी फीस सिमिलर स्कूल में चार्ज हो रहा है उतना टैक्सेबल हो जाएगा। उस स्कूल का टैक्सेबल नहीं होगा, उस स्कूल का टैक्सेबल नहीं होगा जिस स्कूल में उसको फ्री में पढ़ा रहे। उस स्कूल का जो सिमिलर स्कूल का जो फीस है उस पर्टिकुलर चीज का वो टैक्सेबल होगा, और एग्जेम्प्ट रहता है, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। कितना रुपया? अगर फीस कितना है 1000 पर मंथ पर चाइल्ड, और कितना बच्चा? मैक्सिमम 2। डन है? श्योर? अगर एडुकेशन फैसिलिटी एम्प्लॉयर का खुद तब, या फिर फ्री एडुकेशन प्रोवाइडेड इन एनी अदर एडुकेशन बाय रीजन ऑफ एम्प्लॉय बीइंग एन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय मेरे यहाँ काम करता है इसलिए हम कोई दूसरा इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रहे हैं, और कुछ केस में जो भी खर्चा हो रहा है एम्प्लॉयर द्वारा उतना टैक्सेबल हो जाएगा। डन है? ओके, इतना ध्यान नहीं देना है इस सब में। आ जाइए मोटर कार, मोटर कार। मेरे को ऐसे भी कुछ नहीं बोल इधर इधर देखो, ये क्या पढ़ रहे हैं? मोटर का क्या बोलती है? नहीं लाएंगे कुत्ता को। इधर आ जाओ, ये रहा मोटर कार। देखो क्या होगा अगर मोटर कार इज ओन्ड और हायर्ड बाय एम्प्लॉयर। ध्यान से देखिएगा, मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं। एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को मोटर कार दे रहा है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को क्या दे रहा है बताइए? मोटर कार दे रहा है। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को मोटर कार दे रहा है तो मोटर कार को वो जो भी दे रहा है, तो नंबर 1 वो मोटर कार दे रहा है, हो सकता है वो उसको रनिंग एंड एक्सपेंडिचर भी दे, गाड़ी वाड़ी चलाने का भी खर्चा दे, और हो सकता है उसको वो शॉफर भी दे। शॉफर मतलब होता है ड्राइवर। जो भी वो दे रहा है, हम आप वो कितना चीज़ दे रहा है बताओ? 3 चीज़ दे सकता है। मोटर कार देना ही है, मोटर कार देगा तब उस पर रनिंग एंड मेंटेनेंस भी दे सकता है और शॉफर भी दे सकता है, ठीक है। लॉ बोलता है अगर वो जो गाड़ी दे रहा है वो ओन्ड बाई किसका है बताओ? एम्प्लॉयर का है। तो लॉ बोलता है एक काम करिए, अगर वो गाड़ी ओन्ड बाई एम्प्लॉयर है, वो गाड़ी ओन्ड बाई एम्प्लॉयर है, तो आप चेक करिए कि वो किस पर्पस के लिए दे रहा है। अगर वो उसको ऑफिशियल ड्यूटी के लिए दे रहा है, ऑफिशियल पर्पसेस के लिए दे रहा है, पर्पस चेक करिए किस पर्पस के लिए दे रहा है। ऑफिशियल पर्पस के लिए दे रहा है, या प्राइवेट या पर्सनल पर्पस के लिए दे रहा है, या फिर दोनों के लिए दे रहा है, दोनों ऑफिशियल और वो। तो लॉ बोलता है ऑफिशियल पर्पस के लिए देगा, कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। अगर उसको पर्सनल पर्पस के लिए गाड़ी दे रहा है कि तुम लो चलाओ गाड़ी, पर्सनल ऑफिशियल पर्पस के लिए नहीं है, तो टैक्सेबल होगा जितना खर्चा एम्प्लॉयर कर रहा है उस गाड़ी का रनिंग और मेंटेनेंस पे, प्लस ड्राइवर पे जितना वो खर्चा कर रहा है वो भी टैक्सेबल होगा, प्लस 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। गाड़ी का जो गाड़ी आपको दिया है चलाने के लिए उसका 10% जो कॉस्ट आएगा वो भी प्लस करके उतना टैक्सेबल हो जाएगा।
यानी कि गाड़ी का 10% टैक्सेबल, तेल वेल जो भी खर्चा हो रहा है रनिंग मेंटेनेंस पे वो टैक्सेबल, प्लस ड्राइवर को जो भी खर्चा वो पेमेंट दे रहा है वो भी क्या हो जाएगा बोलो, टैक्सेबल हो जाएगा। एग्जाम पर्पस के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर वो गाड़ी दिया जा रहा है बोथ ऑफिशियल और पर्सनल पर्पस के लिए, और उस गाड़ी का मेंटेनेंस, रनिंग और मेंटेनेंस पूरी तरह से कौन पेमेंट देता है, एम्प्लॉयर। पूरी तरह से कौन पेमेंट देता है, एम्प्लॉयर। तो लॉ बोलता है कि आप चेक करिए गाड़ी का सीसी कितना है, मतलब क्यूबिक कैपेसिटी कितना है। अगर गाड़ी का क्यूबिक कैपेसिटी 1.6 लीटर तक है तो 1800 पर मंथ टैक्सेबल हो जाएगा, प्लस कर देना 900 पर मंथ अगर वो शॉफर भी दे रहा है, मतलब ड्राइवर भी दे रहा है। अगर गाड़ी का कैपेसिटी 1.6 लीटर से ज़्यादा है, यानी कि उसका क्यूबिक कैपेसिटी 1.6 लीटर से क्या है, ज़्यादा है, तो तुम टैक्सेबल कर देना 2400 रुपया पर मंथ। कितना टैक्सेबल करना, 2400 रुपया पर मंथ, और उसमें शॉफर का भी 900 रुपया ऐड कर देना, यानी कि 2400 तो टैक्सेबल करना ही, प्लस 900 भी टैक्सेबल कर देना। आर वी थ्रू विद दिस? यहाँ तक क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसी तरह से ध्यान देना, क्या उस गाड़ी का एक्सपेंसेस और मेंटेनेंस पर्सनल यूज़ के लिए, देखो गाड़ी यूज़ हो रहा है पर्सनल और ऑफिशियल दोनों, लेकिन एम्प्लॉय बोलता है पर्सनल का यूज़ का खर्चा कौन देगा, हम देंगे, यानी कि बाकी खर्चा क्या वो ऑफिशियल हुआ। तो पर्सनल खर्चा का अगर सारा खर्चा एसएससी कर रहा है तो टैक्सेबल कितना करेंगे, गाड़ी अगर 1.6 लीटर तक का है तो टैक्सेबल होगा 600 रुपया, और 900 रुपया तो ड्राइवर अगर हुआ तो, और अगर 1.6 से ज़्यादा है तो कितना टैक्सेबल होगा, 900 रुपया पर मंथ अगर गाड़ी ड्राइवर भी है तो। बहुत सिंपल है, बोथ पर्पस के लिए यूज कर रहे हो और सारा खर्चा एम्प्लॉयर दे रहा है तो 1800 पर मंथ 1.6 लीटर तक, या 2400 पर मंथ 1.6 लीटर के बाद। और बोथ पर्पस के लिए यूज कर रहे हो लेकिन रनिंग और मेंटेनेंस का खर्चा पर्सनल पर्पस का एम्प्लॉय दे रहा है, उस केस में टैक्सेबल करेंगे 600 रुपया, अगर 1.6 तक उससे ज्यादा है तो 900 रुपया। अब दूसरा सिनेरियो क्या आता है कि वो जो पूरा गाड़ी है, जो मोटर कार है, मोटर कार जो है ना, मोटर कार, वो जो मोटर कार है उसका एक्चुअल रनिंग और मेंटेनेंस का खर्चा, ठीक है, पूरी तरह से किसका, कौन करता है, एम्प्लॉयर। गाड़ी है एम्प्लॉय का, गाड़ी किसका, गाड़ी किसका, गाड़ी किसका, बोलो बोलो, एम्प्लॉय का, गाड़ी एम्प्लॉय का, ठीक है, गाड़ी एम्प्लॉय का, और उस पर खर्चा किसका, एम्प्लॉयर का, और वो यूज़ करेगा अगर ऑफिशियल पर्पस के लिए, नथिंग इज टैक्सेबल। और अगर बोथ पर्पस के लिए यूज़ करेगा तो ध्यान से सुनो, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से सुनो, गाड़ी अगर एम्प्लॉय का, खर्चा एम्प्लॉयर का, काम दोनों का, मतलब ऑफिशियल और पर्सनल। गाड़ी किसका, एम्प्लॉय का, खर्चा किसका, एम्प्लॉयर का, काम किसका, दोनों का, तो टैक्सेबल कैसे होगा, ध्यान से सुनो। गाड़ी का क्यूबिक कैपेसिटी देखेंगे 1.6 लीटर तक अगर क्यूबिक कैपेसिटी है, 1.6 लीटर तक क्यूबिक कैपेसिटी है, तो लॉ बोलता है जितना भी खर्चा हो रहा है, जो भी खर्चा, हम क्या बोले, गाड़ी एम्प्लॉय का, खर्चा एम्प्लॉयर का, काम दोनों का, तो जो गाड़ी एम्प्लॉय का है, खर्चा कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर, तो जो भी खर्चा एम्प्लॉयर कर रहा है वो लो, उससे माइनस कर दो 1800 रुपया पर मंथ। अगर ड्राइवर का खर्चा भी दे रहा है तो 1800 प्लस 900 माइनस कर दो, जो वैल्यू आएगा वो टैक्सेबल करो। डन है? अच्छी तरह से हम क्या बोले, कोई दिक्कत है, रिड्यूस बोले, ठीक है। अगर गाड़ी अबव 1.6 लीटर का है तो खर्चा जो भी इंप्लॉयर कर रहा है उसमें से माइनस कर दो कितना, प्लस 900 ड्राइवर का, जो बचा वो टैक्सेबल कर दो। डन है? थर्ड सिनेरियो और फोर्थ सिनेरियो एग्जाम पर्पस के लिए मत पढ़ो, नहीं जरूरी है जीवन के लिए। डन है? अच्छी तरह से, एकदम जरूरी नहीं है, ठीक है ना। स्मार्ट वर्क करो। आ जाओ, नेक्स्ट आता है टैक्स फ्री परक्विजिट्स। नेक्स्ट क्या आता है बताओ? टैक्स फ्री परक्विजिट्स। टैक्स फ्री परक्विजिट्स। टैक्स फ्री परक्विजिट्स दो तरह के होते हैं, एक होता है लीव ट्रैवल कंसेशन और एक होता है मेडिकल फैसिलिटी, ठीक है। लीव ट्रैवल, इंप्लॉयर इंप्लॉई को इंडिया में घूमने के लिए अपने परिवार के साथ ट्रैवलिंग का खर्चा दे रहा है। घूमो घूमो,
वो ट्रैवलिंग का खर्चा भले ही एम्प्लॉय के हाथ में बेनिफिट है बट टैक्सेबल नहीं होगा। डन है, टैक्सेबल नहीं होगा। तो देखो एग्जेम्पशन मिलेगा अगर आप ट्रैवल कर रहे हो एनी प्लेस इन इंडिया। ध्यान से सुनिएगा, एग्जेम्पशन कितना मिलेगा। अगर एयर से करोगे तो इकोनॉमिक फेयर, बिजनेस क्लास नहीं, कौन सा फेयर बोलो, इकोनॉमिक फेयर। अगर रेल से करोगे तो फर्स्ट क्लास एसी जितना फेयर है उतना एग्जाम्पशन ट्रैवल का। ट्रैवल चिकड़े 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 ट्रैवल, आना जाना। डेस्टिनेशन अगर रेल से कनेक्टेड नहीं है तो फर्स्ट क्लास जो भाड़ा है बस का डिलक्स फेयर का, वो ऐसा जगह जा रहे हो, कुछ ऐसा ट्रांसपोर्टेशन ले लिए हो जो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं, कोई और तरीका से जा रहे हो, एयर से नहीं जा रहे हो, रेल से नहीं जा रहे हो, मान लो शिप से जा रहे हो, पानी से जा रहे हो, तो शिप का क्या टैक्सेबल करोगे, कुछ नहीं। तुम शिप से जा रहे हो जाओ, लेकिन हम एग्जेम्प्ट कर देंगे कितना, फर्स्ट एसी रेल जितना फेयर उतना एग्जेम्प्ट हो जाएगा। डन है क्या अच्छी तरह से, श्योर? नहीं समझ आया तो बोलो, यहाँ तक समझ आ गया अच्छी तरह से। नेक्स्ट कंडीशन बोल रहा है एग्जेम्पशन तुम ले सकते हो 4 साल में 2 बार, 2 जर्नी का, 4 साल में 2 जर्नी का, 4 ब्लॉक में 2 जर्नी का, बस। अच्छा, यहाँ पे लीव ट्रैवल किसको किसको एग्जाम्पशन मिलेगा, आपको और आपके फैमिली को। यहाँ पे फैमिली कौन हुआ, तुम्हारा पर्सनल स्पाउस, ठीक है, तुम्हारा पर्सनल बच्चा, डन है, तुम्हारा पर्सनल पेरेंट्स, तुम्हारा पर्सनल खुद का भाई और खुद का सिस्टर, ये क्या हुआ, फैमिली हुआ। एक चीज जो इंपॉर्टेंट है नोट करने के लिए, स्पाउस और चिल्ड्रेन चाहे डिपेंडेंट हो चाहे नहीं हो फैमिली माना जाएगा यहाँ पे, लेकिन पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर डिपेंडेंट हो तो वो फैमिली के डेफिनेशन में इंक्लूड होगा, और अगर वो डिपेंडेंट है तो ही, अगर उसको ट्रैवल करा रहे तो ही एग्जाम्पशन तुमको मिलेगा। डन है। फिर आ जाओ क्या बोलो, मेडिकल फैसिलिटी। नेक्स्ट क्या बोलो, मेडिकल फैसिलिटी। मेडिकल फैसिलिटी क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनो। मेडिकल फैसिलिटी बोल रहा है आपको एग्जाम्पशन इंडिया में मिल जाएगा अगर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहा है कौन, एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयर आपका हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहा है तो जितना भी अमाउंट हो आपको क्या मिल जाएगा बोलो, एग्जाम्पशन मिल जाएगा। एग्जाम्पशन क्या हो जाएगा बोलो, मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी तरह का अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट करा रहे, मेडिकल ट्रीटमेंट, तो उस मेडिकल ट्रीटमेंट का आप जो ट्रीटमेंट करवा रहे हो वो ट्रीटमेंट अगर आप हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी में करवाओगे, ऐसा हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी जो मेंटेन बाय एम्प्लॉयर है, गवर्नमेंट का या लोकल अथॉरिटी का है, या अप्रूव्ड डिजीजेस के लिए मिला है या गवर्नमेंट एम्प्लॉय के मिला है, तो आपको मिल जाएगा एग्जेम्पशन, टैक्सेबल नहीं होगा। डन है ना, आपको या फिर आपके फैमिलीज को। यहाँ पे भी फैमिलीज कौन, स्पाउस, चिल्ड्रेन, कौन बोलो, स्पाउस, चिल्ड्रेन, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर। डन है। फिर बोल रहा है अगर आप इलाज कराने जा रहे हो आउटसाइड इंडिया, अगर आप इलाज कराने जा रहे हो कहाँ पे बताओ, आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया इलाज कराने जा रहे हो, तो लॉ बोलता है देखो बाहर जाओगे इलाज कराने तो मेडिकल एक्सपेंसेस लगेगा, बाहर जाओगे तो अब्रॉड में रहना पड़ेगा, बाहर जाओगे तो ट्रैवल एक्सपेंसेस लगेगा, 3 चीज लगेगा, और ये तीनों खर्चा इंप्लॉयर उठा रहा है। तो एग्जाम्पशन मिलेगा मेडिकल एक्सपेंसेस का जो आरबीआई लिमिट प्रिस्क्राइब किया है, क्वेश्चन में दिया रहेगा आरबीआई हैज बीन प्रिस्क्राइब दिस लिमिट, तो उतना तक एग्जाम्प्ट कर देना। डन है। स्टे का भी आपको एग्जाम्पशन लिमिट अकॉर्डिंग टू द आरबीआई मिलेगा। याद रखना, स्टे में आप गए, आपके साथ एक कंपेनियन, मतलब जिस जो बीमार है उसके साथ एक कंपेनियन, कोई भी हो सकता है। डन है क्या? नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट ध्यान क्या है, फैमिली। फैमिली में वही सेम डेफिनेशन है। ठीक है, कुछ टैक्स फ्री परक्विजिट्स है, हम तुमसे डिस्कस कर लेते ओरली, सुनो। स्नैक्स, टी, कॉफी, चाय पूरी तरह से टैक्स फ्री। ठीक है, लैपटॉप फैसिलिटी टैक्स फ्री। पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी, पिक एंड ड्रॉप, घर से उठा के फेंकना दे रहा है, टैक्स फ्री। समझ आ रहा है? फोन में बात करने का कुछ फोन वोन का बिल विल दे देता है, टैक्स फ्री। ठीक है, ये सब क्या है, टैक्स फ्री। क्लियर हुआ अच्छी तरह से? अच्छा, अब आ गया डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। सैलरी का आप जब ये सबको टोटल कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी के बाद आपको डिडक्शन लेना पड़ेगा अंडर सेक्शन 16। अंडर 16 ये जो डिडक्शन मिलेगा, लॉ बोलता है स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलना ही मिलना है, कितना, 1000 रुपया, बोलो 50,000 रुपया। देखना इंटरटेनमेंट अलावेंसेस दिया रहेगा क्वेश्चन में, देखना इंटरटेनमेंट अलावेंसेस है तो भैया उसको फुल्ली टैक्सेबल कर देना और बाद में जाके उसको डिडक्शन देना अंडर सेक्शन 16। लेकिन ये इंटरटेनमेंट अलावेंसेस का डिडक्शन उसी को देना अगर वो कौन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं है तो इसको कोई भी तरह के इंटरटेनमेंट अलावेंसेस का डिडक्शन मत देना। ठीक है, एमसीक्यू के लिए पूछ सकते हैं कि मैक्सिमम इंटरटेनमेंट अलावेंसेस का डिडक्शन कितना मिलता है, 5000।
अब प्रोफेशनल टैक्स, इसको स्टार दे दो, ये बार बार एक एंट्री पूछता, कंफ्यूज होता है। क्वेश्चन में दिखा रहेगा प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर। तो अगर कोई प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉयर पे करता है तो पहले वो ग्रॉस सैलरी में ऐड होता है, बाद में जाके वो अंडर सेक्शन 16 में माइनस हो जाता है। समझ आ रहा है? ये 3 डिडक्शन मिलेगा। आर वी थ्रू विद दिस एंड होल डिस्कशन ऑन व्हाट? सैलरी। अब आप लोग में से कोई जन मेरे से डाउट पूछ रहा है ग्रेडिंग पे। किस पे बोलो? ग्रेडिंग पे। ग्रेडिंग ऑफ सैलरी क्या होता है? देखो कुछ इस प्रकार रहता है, 30,000 ऐसे लिखा रहेगा डैश, 1,000 डैश, कितना? इसी को ग्रेडिंग बोल देते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? ग्रेडिंग। सर हम लोग कितना सैलरी लेंगे? देखो इसका मतलब है कि वो बंदा का जब वो जॉब ज्वाइन किया था तो उस बंदा का सैलरी कितना है? 30,000, और जिस दिन वो जॉब ज्वाइन किया उसी दिन उसका सैलरी बढ़ता रहेगा कितना अमाउंट से? 1,000 रुपया। कब तक बढ़ेगा? जब तक उसका सैलरी 35,000 ना पहुंच जाए हर साल। मान लो एक बंदा जॉब ज्वाइन किया 1 फरवरी 21 में, तो 1 फरवरी 21 में उसका सैलरी कितना रहेगा? अब नेक्स्ट 1 जनवरी 2022 में उसका सैलरी पहुंच जाएगा कितना? फिर 1/1/23 में उसका पहुंच जाएगा कितना? आर वी थ्रू विद दिस? यस और नो? इसको क्या बोलते हैं? ग्रेडिंग ऑफ सैलरी। यहाँ तक क्लियर हुआ? आई होप सो आपको ये क्लियर हुआ। ये जो सैलरी हेड है उसको अच्छी तरह से आपका रिवीजन हो गया मात्र 1 घंटा 10 मिनट में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वीडियो। अब जो ऑनलाइन वीडियो देखेगा उसको अगर ये नोट्स लगेगा इस नंबर पे खाली टेक्स्ट कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ये 2 है रे। डन। तो अपना ये क्या हो गया बोल? सैलरी हो गया।